लेकर रहेंगे। आपका परिचय क्या दूं? जेएनयू की एक्स वाइस प्रेसिडेंट, कंट्रोवर्सी में रहने वाली लड़की। अब तो मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ कंट्रोवर्सी से दूर। इलेक्शन का मतलब होता था बॉयकॉट, इलेक्शन का मतलब होता था कर्फ्यू, इलेक्शन का मतलब होता था कि कहीं पे टीयर गैस चलेगा। कश्मीर में आज जो आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट घर घर जा रहे हैं। हमारी कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट है, उन्होंने हमारे घर पे आके वोट मांगा। ये पहले कभी हुआ नहीं है। एनसीपीडीपी सब पॉलिटिकल पार्टीज है, ये परेशान हो रखे हैं, अरे इतने इंडिपेंडेंट कहाँ से आ गए। हर किसी को बोल रहे हैं तुम मोदी की बी टीम हो, जमात इस्लामी को। Why is NCPDP not talking about it? Why are the traditional parties not? They are saying 370 जो तुम कर ही नहीं सकते हो। फिर आओगे गवर्नमेंट में, फिर बोलोगे हम तो जी यूनियन टेरिटरी हैं, केजरीवाल की तरह हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिजनेसमैन दे हैव आस्क्ड मी, आप लोग क्यों करा रहे हो इलेक्शन? हमने तो 30 साल बाद अब बिजनेस करना शुरू किया था। ये ट्रेडिशनल पार्टीज आएंगी, फिर से वही मेस कर देंगी। कश्मीर के लिहाज से कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे शानदार की है? लोगों की जानें बचाई है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। और आज भी अगर मुझे वोट करना हो बिटवीन डिसाइड एनसी एंड बीजेपी कैंडिडेट, मेरा पहला प्रेफरेंस एनसी के लिए होगा। राहुल गांधी में आपको पीएम मटेरियल दिखता है? उनकी आइडियोलॉजी कभी भी क्लियर नहीं होती है। राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो हमें कुछ देंगे, हमें कुछ नहीं देंगे। वो अपना करेंगे जो करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो अपनी सारी प्रिविलेज एंजॉय करेंगे। और आपका केजरीवाल से मोह भंग कब हुआ? उनको कोई डायनास्ट मिल जाए, उनको कोई डायनास्ट का बच्चा मिल जाए, वो सिर्फ उन्हीं को प्राइम टाइम देंगे। ऐसा नहीं है, डायनास्ट का बच्चा जो है वो एलओपी है, तो क्या कर सकते हैं? एडमिट कीजिए आप लोगों का भी एक ब्लाइंड स्पॉट है। क्या आपकी नजर में बुरहान वानी टेररिस्ट था? एक बार मैंने कुछ बोल दिया तो फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी। अफजल गुरूर टेररिस्ट था या नहीं? दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2014 का जो जनरल इलेक्शन था उसको जीतने के लिए जल्दबाजी में अफजल गुरू को हैंग कर दिया था। आपकी कन्हैया और उमर खालिद की दोस्ती थी? नहीं, वी वर फ्रेनेमीज। अभी हाल के दिनों में आपकी कन्हैया की कभी बात भी हुई है? जी, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस टाइम मैंने उनको अपनी शुभकामनाएं दी। अच्छा, आपने उनसे नहीं पूछा कि इतना गाली दिए भाई कांग्रेस को, वहीं चले गए? इंडिया वाज पार्टीशनड ऑन इस्लामिक लाइंस। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि रिलीजियस लाइंस, इट वाज पार्टीशनड ऑन इस्लामिक लाइंस। इट वाज द स्टूपिडेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड। मुस्लिम्स को कंसोलिडेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उनको बोल दो कि आपके ऊपर एक अटैक है। अगर इंडिया में 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं तो ओनली 2 मिलियन मुस्लिम्स आर इन हायर एजुकेशन। आपको मोदी जी ने रोका है हायर एजुकेशन में जाने से? एक उदाहरण देती हूँ। अभी एक मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई कि जो अबाउट 70 जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए सबको उनको मेडिकल। मुझे बताइए ये लेफ्टिस्ट है या ये राइटिस्ट है? ये क्या है? ये तो वेलफेयर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। पर ये सब बातें आपको जेएनयू में समझ में नहीं आ रही थी ना, ये दिक्कत थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पॉडकास्ट में आप जितनी बातें कह रही हैं आपको गाली पड़ेगी मुस्लिम कम्युनिटी से। जब आप एक इकोसिस्टम को छोड़ते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। लेफ्ट वाले बोलते हैं आप बीजेपी एजेंट है, बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं ये तो दिल से तो ये लेफ्टिस्ट ही है। आपको समझ में आया कि आप धीरे धीरे इस विचारधारा से जुड़ी या इकोसिस्टम का पार्ट बनी, या इकोसिस्टम खुद ही ट्रैप कर लेता है? लेफ्ट से एक ही प्रॉब्लम लगती है, लेफ्ट अपना फायदा देख के कब कन्नी काट लेनी है वो लेफ्ट विचारधारा वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं तो देयर इज अ क्राइसिस। आप देखते हैं कि आपकी जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है ना वो तो कहीं पे है ही नहीं, और पूरा समाज को देखने का ही आपका नजरिया अलग है। आपको फैमिली के साथ जेल करने में प्रॉब्लम हो जाता है। विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत में ना इन लोगों का भी थोड़ा इलाज करना पड़ेगा, ये जो सोशल मीडिया पे गालियां बकते रहते हैं। आप जाएंगी बीजेपी में? नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हमारा प्रयास कि किसी भी विषय को थोड़ा सा टॉप एंगल पर जाकर देखें ताकि उसे वृहद तौर पर देख सकें, समग्र तौर पर देख सकें, और ऐसी चीज़ें जो अमूमन नहीं दिख रही हैं वो थोड़ा ऊपर से जाकर देखने में दिखती हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं, बहुत सारी चर्चा भी रही है, बहुत उन्होंने परेशानियां भी झेली हैं और बहुतों को परेशान भी किया है। तो आज उनसे हम टॉप एंगल पर जाकर देश की पॉलिटिक्स, जेएनयू की पॉलिटिक्स, कश्मीर में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने क्या देखा नहीं देखा, सब कुछ टॉप एंगल से समझेंगे। हमारे साथ शैला रशीद मौजूद हैं। शैला जी, बहुत स्वागत है आपका। तो आपका परिचय क्या दूं? जेएनयू की एक्स वाइस प्रेसिडेंट, कंट्रोवर्सी में रहने वाली लड़की, या क्या बोलूं मैं आपको? देखिए, अभी तो मैं एक लेखिका बनने की प्रक्रिया में हूँ और मेरी 1-2 किताबें आ रही है इंशाल्लाह, सो वेरी सून आई विल बी एन ऑथर। आप बहुत जल्दी मेरी किताबें प्रिंट में देखेंगे। तो अब तो मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ कंट्रोवर्सी से दूर।
ये अच्छी बात है, आपने ये मान लिया कि अब नहीं करती। लेकिन मैं आपके उस दौर पर आऊंगा, उससे पहले मैं समझना चाहता हूं कि आप जिस प्रदेश से आती हैं, जम्मू कश्मीर, और जिस दिन हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस दिन जम्मू कश्मीर में पहले फेज की वोटिंग चल रही है। राइट। और बहुत ही अच्छा मतदान हो रहा है, बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं। सो ये जो चेंज है कश्मीर में, आपको लगता है ये एक चेंज है, ये इतनी बड़ी संख्या में लोगों का बाहर आना क्या कहता है? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात समझाती हूँ। जब मैं बड़ी हुई 90 के दशक में, तो उस वक्त इलेक्शन का मतलब होता था बॉयकॉट, इलेक्शन का मतलब होता था कर्फ्यू, इलेक्शन का मतलब होता था कि कहीं पे टीयर गैस चलेगा। कश्मीर में? कश्मीर में, जी, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। आज जो आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट घर घर जा रहे हैं, जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट है उन्होंने हमारे घर पे आके वोट मांगा। ये पहले कभी हुआ नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी चेंज ये है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है उसको बहाल किया गया है और प्रॉपरली बहाल किया गया है। हमने कुछ साल देखे 370 जब एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद में कई साल जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस रही, सही बात है। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं उसका नतीजा जो आप देख रहे हैं वो ये है कि डर के बगैर हर एक कैंडिडेट वोट मांग सकता है। कैंपेनिंग आज रात के 11 बजे तक चलती है। 100 के 100 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मतलब जैसे आपको किसी भी और प्रदेश में दिखेगा। मैंने, आपको पता है, मैंने इलेक्शन कैंपेन्स में एक्चुअली पार्टिसिपेट किया है। मैंने बाहर देखे हैं इलेक्शन कैंपेन्स कैसे होते हैं। मैंने बिहार में इलेक्शन कैंपेन में पार्टिसिपेट किया है। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम, मैं पहली बार ऐसा कुछ कश्मीर में देख रही हूँ। तो इसके पहले जब कश्मीर में चुनाव होते थे 370 हटने के पहले, तो जो आम पब्लिक है उसका रिएक्शन कैसा होता था? और अब जब पब्लिक ये देख रही है कि यार कैंडिडेट हमारे घर आ रहा है, हमसे वोट मांग रहा है, हम भी उनसे बस 4 सवाल पूछ पा रहे हैं, हाँ तो जी। अभी पब्लिक का रिएक्शन क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ इसका। पहले जो इलेक्शन होते थे 370 से पहले, मेरी अपनी फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, नेबर्स में, मैं किसी को नहीं जानती हूँ जिसने कभी वोट दिया हो, जिसने अपना इंक अच्छा। कराया हो। लेकिन मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ। जो नॉर्थ कश्मीर है वहाँ की तरफ फिर भी वोटिंग ठीक ठाक होती थी। श्रीनगर में 20% से ज़्यादा वोटिंग नहीं होती थी। वो वोटिंग कौन से होते थे? वो कैडर होते थे, पार्टी कैडर। उसमें मेनली नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर होते थे। तो ट्रेडिशनली जो है 20% वोटिंग रिकॉर्ड श्रीनगर का रहा है। अब जो आपने अभी लोकसभा इलेक्शन देखा, यानी 2024 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैं बात कर रही हूँ, मेरे ख्याल में वोटिंग परसेंटेज 40% क्रॉस हुआ होगा। दिस इज़ हिस्टोरिक। ये पहले कभी हुआ नहीं है। मतलब मैं पिछले 30-40 साल की अगर हम लोग बात करें, उससे पहले तो होते थे ठीक से इलेक्शन। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है? पहले जब हम जे.एंड.के इलेक्शन की बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क की बात करना ज़रूरी है। 1987, हर कोई चाहे सेपरेटिस्ट हो, मेन स्ट्रीम हो, आपको दिखेगा वो 1987 का हवाला। 1987 में क्या हुआ? उस टाइम पे कांग्रेस और एनसी ने जो है मिल कर के, कांग्रेस केंद्र में थी, वहाँ पे एनसी थी, उन्होंने इलेक्शन रिगिंग की। जो मफ था, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, उसके कैंडिडेट्स को जेल में भरा। वही कैंडिडेट्स जो है उन्होंने जा कर के बंदूक उठाई। उसी के बाद से आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हुई, कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस। यानी कि कश्मीर में इलेक्शन इज़ नॉट जस्ट इलेक्शन। अगर आप इलेक्शन सही से नहीं कराएंगे, इसके बहुत डैमेजिंग कॉन्सिक्वेंसेस हमने देखे। हमारी पूरी जनरेशन इसकी वजह से तबाह हो गई है, क्योंकि कांग्रेस और एनसी ने एक इलेक्शन रिग किया। तो आज आप क्या देखते हैं? उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आप देखते हैं। मफ में जो कैंडिडेट्स थे उस टाइम, समझ लीजिए जमात इस्लामी टाइप के थे। आज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जमात इस्लामी के कैंडिडेट सरजान बरकाती जो जेल में है, उनकी बीवी भी जेल में है, वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इंजीनियर रशीद त्यार जेल में थे, उन्होंने 5 लाख तो मार्जिन था उनका विक्ट्री का। इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुझे नहीं लगता है कि, मैंने अपने मतलब जीवन काल की मैं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कश्मीर ने देखा है। आपने कहा कि कश्मीर में आपने वो दौर देखा है जब लोग वोट करने ही नहीं जाते थे। आपके घर में आपको याद नहीं कोई वोट करने जाता हो? बड़ी आबादी नहीं जाती थी वोट करने, Yes. क्यों नहीं जाती थी? क्योंकि डर होता था। एक तो हुर्रियत का हमेशा कॉल आता था कि ये जो है, ये कश्मीर मसला जो है वो इट इज़ बियॉन्ड इलेक्शन, तो इसको बॉयकॉट कीजिए इलेक्शन को, यानी हमें इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो हुर्रियत के कॉल आते थे, मिलिटेंट्स के कॉल आते थे। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हमने तो इलेक्शन लड़ा भी नहीं, लेकिन आपको याद होगा हमने एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की थी, एक प्रयास किया था हमने 2019 में। शाह फैजल के साथ। राइट, तो एक जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट हमने पार्टी रजिस्टर्ड भी नहीं थी, हमने अभी चुनाव भी नहीं लड़ा था, लेकिन हाँ अगर एब्रोगेशन वगैरह नहीं हुआ तो हो सकता है लड़ लेते चुनाव। उस टाइम पे वी वर जस्ट अ पार्टी, वी वर नॉट इवन कंटेस्टिंग इलेक्शन। रियाज नायको नाम के एक जो है उस टाइम पे मिलिटेंट कमांडर थे, अब तो फिर उनका इनकाउंटर हो गया उसके बाद। उन्होंने हमें एक ओपन लेटर लिखा कि आप हमारे साथ डिबेट में आओ, कि आप लोगों को क्या हो गया, शाह फैसल को और आपको क्या हो गया, आप तो पढ़े लिखे लोग हो, ये पब्लिक डोमेन में है चिट्ठी, आप मेरे साथ डिबेट करो, अगर आप मुझे हरा देते हो तो मैं मिलिटेंसी छोड़ दूंगा, लेकिन अगर मैं आपको हरा देता हूँ तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स छोड़ दो। सो इट वॉज़ नॉट एग्जैक्टली अ थ्रेट, अ काइंड ऑफ व्हील थ्रेट, बट डिस्करेजिंग पीपल। अब अगर आपको एक आर्म्ड मिलिटेंट की तरफ से लेटर आ रही है कि तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, क्यों हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, गलत कर रहे हो, दिस इज़ द सिचुएशन दैट वाज तो एग्जिस्टिंग। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ एक बड़ा नैरेटिव ये है कि 370 हटा और नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। आप कश्मीर से आती हैं, आपको लगता है मोदी ने कश्मीर बर्बाद कर दिया है? देर आर टू थिंग्स। एक जो 370 जब हुआ उस टाइम जो फेज़ था, जब इंटरनेट बंद हुआ, सब कुछ हुआ, देखिए हम सब ने उसकी मुखालफत की, लोगों को हज़ार तरीके की परेशानियाँ होगी, मैं इसमें कोई भी वाइट वॉशिंग नहीं कर रही हूँ, जो हुआ हुआ। लेकिन जो नेट रिज़ल्ट ये हुआ कि जानें बची हैं लोगों की। 2008 से ही हमने देखा, मतलब मैं मैं लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ। 2008, 9, 10 तीनों साल, मतलब मैं कॉलेज में थी, तीनों साल बंद रहा। तो कॉलेज में हमने क्या ही पढ़ाई की होगी, आप समझ सकते हैं कि तीनों साल जो है एकेडमिक सेशन बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि पहले कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती थी, फिर उसके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट्स होते थे, प्रोटेस्ट्स में लोगों की जाने जाती थी, उसकी वजह से और प्रोटेस्ट्स होते थे। तो पूरा 3 साल जो है बंद ही रहा। मतलब मैंने कॉलेज तो देखा ही नहीं हम लोगों ने। वो जो पूरा साइकिल है 2023 और 24 की अगर हम बात करें, उसमें कोई स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स नहीं हुए, और 3 दशक में पहली बार जो पूरा का पूरा एकेडमिक कैलेंडर है वो फॉलो हुआ है। यानी अब जो है ऑलमोस्ट 180 डेज़ एकेडमिक कैलेंडर, मतलब छुट्टी सैटरडे संडे सब निकाल के 180 डेज़ जो है एकेडमिक कैलेंडर में वो फुलफ़िल हो रहे हैं। यानी आप कह रही हैं कश्मीर में पहली बार बच्चे पूरे साल पढ़ पा रहे हैं, पहली बार राइट, या मोदी सरकार में। दिस इज़ द सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट डाइंग। मतलब जो हमने देखा कि उस टाइम पे लड़के जो है 2008, 9, 10 में उनको मतलब पैलेट, बुलेट, कई सारी चीज़ें थी। 2016 में जो है पैलेट चलते थे जब पीडीपी की गवर्नमेंट थी, तो उससे पैलेट से जो है कई सारे बच्चे जो है वो ब्लाइंड हो गए थे, मतलब उनकी आंखें पूरे फेस पे, इट वाज अ वेरी हॉरिबल थिंग। वो सब कुछ तो बंद हो गया है, वायलेंस बंद हो गई है। कश्मीर रीजन की मैं बात कर रही हूँ। अब इसमें जो है, इसमें यहाँ एक चीज़ डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। आप पूछेंगे कि जम्मू में तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, उसके लिए मतलब जो ऑपोजिशन है वो क्या करती है, वो कहती है कि देखो जी, बीजेपी ने तो बोला था हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स चल रहे हैं, राइट। फॉर दिस इसमें हमें 3 तरह का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। पहला डिफ्रेंसिएशन बिटवीन जम्मू रीजन एंड कश्मीर रीजन, इनके बीच में 300 किलोमीटर का फासला है, ये एक रीजन नहीं है, ठीक। कश्मीर इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड, जम्मू इज़ हिंदू डोमिनेटेड। दूसरा जो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा वो स्टोन पेल्टिंग या लोकल इंसर्जेंसी, जो लोकल लड़के गन उठा रहे हैं, वर्सेस जो आर्म्ड इन्फिल्ट्रेंट्स अभी पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। दूसरा डिफरेंस हमें ये करना पड़ेगा। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो कश्मीर है वो इजी नहीं है इन्फिल्ट्रेट करना। वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालयाज़, दे आर वेरी हाई। एक्चुअली कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन क्यों होता था कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन? क्योंकि वहाँ पे लोकल सपोर्ट की वजह से। लेकिन अब वहाँ पे लोकल सपोर्ट ख़त्म हो गया है। एक्चुअली अगर हम अब ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, जम्मू ज़्यादा ईजी है। जम्मू में मतलब 12 किलोमीटर की टनल खोद के कोई भी आके इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। अब क्योंकि कश्मीर में लोकल सपोर्ट ख़त्म हो गया है, इसलिए ये जो पाकिस्तान का जो साइट ऑफ मिसचीफ है, इट हैज़ मूव टू जम्मू। सो एक्चुअली इट्स अ वेरी काउंटर इंट्यूटिव थिंग। कोई कह सकता है कि जम्मू में तो भाई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब 40, मुझे लगता है 40-44 जवान जो है उनकी जानें गई, पिलग्रिम्स को मारा गया।
कोई कह सकता है कि ये कैसी इम्प्रूवमेंट है। दिस इज़ बिकॉज अब कश्मीर में वो जो इन्फिल्ट्रेंट्स आते थे पाकिस्तान से उनको सपोर्ट नहीं मिलता, लोकल लड़कों ने गन उठाना छोड़ दिया है बाय एंड लार्ज, स्टोन बेल्टिंग ख़त्म हो गई है, लेकिन पाकिस्तान को तो अपना रेलेवेंस फिर भी रखना है, तो वो जो इन्फिल्ट्रेशन है अब वो जम्मू जम्मू के के थ्रू साइड से हो कर रही रही है। है। आप कह रही हैं कश्मीर में लोगों ने आतंकियों को समर्थन देना बंद कर बंद दिया कर है, दिया। ये भी 370 हटने के बाद हुआ है, इसका रीजन क्या है? 370 कोई ऐसे जादू की छड़ी तो है नहीं हाँ। कि 370 हो गया तो ये हो गया, मतलब ये बहुत मिसमैनेज भी हो सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने मैनेज बहुत अच्छी तरीके से किया कि नॉट अ सिंगल लाइफ वाज लॉस्ट। हमने मतलब हम लोग जो अपोज करते थे इसको कि नहीं आप कैसे कर सकते हो, यहाँ तो कत्लो गारत हो जाएगी, यहाँ तो खून हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने उसको मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरी चीज़ उसके बाद क्या हुई कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने एक बहुत हीलिंग टच पॉलिसी के तहत उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर सिस्टम कायम किया, जिसमें चाहे कोई सिटीज़न सर्विस हो। पहले क्या होता था, पहले होता था एनसी की गवर्नमेंट है, अगर आप एनसी के हैं तो आपको आपका काम हो जाएगा। पीडीपी की गवर्नमेंट है, अगर आप पीडीपी में हैं तो आपको बैंक में नौकरी मिल जाएगी, इस टाइप का। मतलब ये जो सिफारशी सिस्टम है, इन्होंने इस सिफारशी सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो उससे क्या हुआ ना, उससे आम जनता जिन्होंने कभी वोट नहीं किया था, जो एनसी पीडीपी के कैडर नहीं है, वो एम्पावर हो गए। उनको जो है पहली बार उनको लगने लगा कि ओ अच्छा, मतलब हमें भी बिना सिफारिश के, बिना किसी मंत्री ब्यूरोक्रेट के सामने झोली फैलाने के बगैर हमारा भी काम हो सकता है। तो इसमें कई चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर ने जादू की छड़ी घुमाई, बहुत आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत फोकस रहा सेंटर तो का लोगों में कश्मीर क्या पे। अभी भी 370 हटने को लेकर लोगों का सेंटिमेंट, आप चूंकि कश्मीर से आपको पता होगा, लोग अभी वहाँ क्या बात करते हैं? लोगों को लगता है कि ये गलत हटा, क्योंकि अभी भी कई पार्टियां हैं जो इसको मुद्दा बना रही हैं, हम 370 फिर से ले आएंगे, और ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि हट गया तो हम पे फर्क ही क्या पड़ा? 3 तरह के लोग हैं। पहले जो लोग हैं जो आज़ादी पसंद है, जो कहते थे कि ये जो 370 V70 है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा तो मुद्दा है आज़ादी, हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, ये तो 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। फर्स्ट वॉज दोज, ठीक है, ऐसे दोज कितने काइंड लोग ऑफ। होंगे कश्मीर में? देर वॉज अ सर्वे डन जिसमें था कि 7% लोग, 7% 7%। जो लोग हैं जो इंसर्जेंसी को सपोर्ट करते हैं। देर इज़ वन सेक्शन। सेकेंड सेक्शन इज़ जो आम जनता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये 370 से। इनफैक्ट पीपल से कि 370 को जो है 1953 से ही डाइल्यूट करना स्टार्ट। एजी नूरानी की पूरी जो अभी उनकी डेथ हुई है, एजी नूरानी की, उनकी पूरी किताब है 370 पे, कि कांग्रेस के काल में थ्रू सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स वो 370 का जो है ना, वो कुछ मतलब शैडो रह गया था, कुछ 370 बाकी नहीं था, तो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो तीसरा क्लास है वो है पॉलिटिशियंस का। पॉलिटिशियंस को अब मुद्दा चाहिए, तो पॉलिटिशियंस और पार्टी स्पोक्स पर्सन्स की जब आप बात सुनते हैं, आपको उसको बहुत फ़िल्टर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं देख रही थी, कुछ एंकर्स गए हुए थे वहाँ पे कश्मीर में, 2-3 शो हुए। यू विल फाइंड अ वेरी स्टार्क डिफरेंस, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा पॉलिटिशियंस के रेटरिक के बीच में और आम जनता के रेटरिक के बीच में। पॉलिटिशियंस कह रहे हैं हम आएंगे तो 370 को रेस्टोर करेंगे, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मसले का हल कराएंगे, समथिंग इस तरह की ना, लाइक ग्रैंड पॉलिटिक्स। लेकिन जब आप इन बच्चों को सुनेंगे, जब आप आम लोगों को सुनेंगे, दे आर टॉकिंग अबाउट जॉब्स, दे आर सेइंग कि यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक पैकेज आना चाहिए, दे आर टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन, वहाँ पे बड़ा मसला बना हुआ है अभी। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ वहाँ पे 100% लोग जो है मोदी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पे बहुत प्रॉब्लम भी है, लाइक लोग उस पर बहुत ही, क्योंकि रिजर्वेशन ये इतना टीडियस इशू है, इस पे बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिर गई, तो आप सोच सकते हैं दिस इज़ एन इशू। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे एज अ शहरी पूछें, मेरे हिसाब से स्ट्रे डॉग का इशू और वेस्ट मैनेजमेंट का इशू वो सबसे बड़ा इशू है, वो तो कोई देख ही नहीं रहा है। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पॉलिटिशियंस से पूछना चाहूँगी, जो भी एनसी पीडीपी जो कोई भी लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि हम 370 वापस लाएंगे। मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उसको स्ट्राइक डाउन किया है, वी वर ऑल पार्टीज़ टू इट, हम सब ने वहाँ पे चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया 370 को, हाउ विल दे ब्रिंग इट बैक? इज़ देयर अ रोड मैप? या फिर ये यही वो जैसे हुर्रियत वाले कहते थे लड़कों को, आप निकलो सड़कों पे, हम आज़ादी लाएंगे। लड़के सड़क पे निकल रहे हैं, उन पे सिर्फ गोलियां चल रही हैं, आज़ादी तो कहीं आई नहीं, राइट? सो इज़ इट दैट काइंड ऑफ अ रेड हेरिंग? ये इसी तरह का स्लोगन है, इसी तरह का रेटरिक है
कि आप हमें इलेक्ट करो, हम 370 वापस लाएं, कैसे लाएंगे? तो वो उनसे पूछना चाहिए। नहीं, ये तो हर चुनाव में चला ना। आप जैसे देखिए, सीए का भारत के मुसलमानों से लेना देना नहीं है, लेकिन कोई ममता बनर्जी कह देती है बंगाल में कि मैं सीए लागू नहीं करूंगा। आप कैसे नहीं करोगे भाई? वो केंद्र का कानून है, वो देश का कानून है। Right. राज्य उस पर अपने हिसाब से अलग से नहीं बना सकता। Right. वही आप कह रहे हैं 370 बहाली जो है फिर से, हाँ. वो राज्य में पार्टियां नहीं कर सकती। Right. लेकिन वो लोगों को सपने दिखा रही हैं। Right. और यही सपने दिखा दिखा के उन्होंने कश्मीर में इतने साल राज भी कर लिया है। Right. आपके हिसाब से कश्मीर में जब आप ये अभी 2019-20 के पहले की स्थिति देखें, उस दौरान इतनी बंदूकें और इतने पत्थर कहाँ से आते थे? ये पत्थरबाज आते कहाँ से थे और अभी कहाँ चले गए? मैंने कई सारे लोगों से मतलब बात की है। मैंने एक बार मतलब मैं साउथ कश्मीर में थी, मैं एक बिजनेसमैन से बात कर रही थी। मैंने उनको बोला, आप मुझे एक बात समझाओ, अगर मुझे कोई 500 रुपया देगा तो मैं तो नहीं जाऊंगी 500 रुपये के लिए, मतलब जान देने के लिए। व्हाट इज़ दिस नैरेटिव? ये जो राइट विंग फॉर एग्जांपल कहता है ना कि 500 रुपये पे ये। सो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, बोला उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मोबिलाइज़र, वो तुरंत आके वो क्या करते हैं, वो दे थ्रो द फर्स्ट फ्यू स्टोन्स, वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर वो निकल जाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद जो रह जाते हैं, जो एक्चुअली जज्बाती हैं, जिन पे एक्चुअली गोलियां चलती हैं, मोबिलाइज करने के लिए तो उन्होंने जो दिया होता था, लेकिन एक्चुअली जिन लड़कों पे गोलियां चलती हैं, जो एक्चुअली उसमें शहीद होते हैं, तो वो लोग जो है, दे आर नॉट देयर फॉर द मनी, they are driven by sentiment. So we should also not fool ourselves, because this is a very big security concern. तो हम अगर इस फूल्स पैराडाइज में रहेंगे ना कि नहीं वो तो 500 रुपये के लिए, मुझे आप बताइए, मैं आपको 500 रुपये दूंगी, आप जाएंगे? आप नहीं जाएंगे, बिकॉज देर इज़ अ रियल थ्रेट कि यू कैन बी शॉट डेड। तो 500 रुपये के लिए कौन जाएगा? सो देर आर मोबिलाइजर्स, जो लोग, ये हो सकता है पैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हों, लेकिन फिर वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग एक्चुअली फ्रंट लाइन्स पे आके जो गोली खा रहे हैं, तो वो तो किसी सेंटिमेंट की, तो उसको हमें ना, वी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट, क्योंकि फिर हमारी पॉलिसी वहाँ पे कन्फ्यूज्ड होगी। अब हुआ क्या है, देखिए, मेरी जो जनरेशन है, हुआ प्रॉब्लम क्या हुआ बेसिकली, कि ये इतना एंटी इंडिया सेंटिमेंट कहाँ से आया? हम लोग हमेशा बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इट इज़ द, आपको जो फॉरेन एकेडमिक्स हैं, या जो लेफ़्ट लिबरल एकेडमिक्स हैं, या जो कश्मीरी एकेडमिक्स हैं, वो आपको हमेशा दिखेंगे, जो फॉरेन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में, दे विल से कि कश्मीर इज़ द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन ऑन अर्थ, देयर आर ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स एक्चुअली। लेकिन वी नेवर टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट। सी, आई ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट दिस, एंड आई स्टिल थिंक कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होना चाहिए कहीं पे। लेकिन वाई डोंट वी टॉक अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट? ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है जब पाकिस्तान जो है आर्म्ड इंसर्जेंसी को या इन्फिल्ट्रेटर्स को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जो है, इट इज़ स्पॉन्सरिंग टेररिज्म, इंडिया इज़ द विक्टिम। अब ये आर्टिकुलेशन मुझे नहीं पता क्यों नहीं होती। मे बी इंडिया नीड्स टू इन्वॉल्व मोर मुस्लिम्स इन आर्टिकुलेटिंग दिस, फ्रैंकली मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज इंडिया इज़ अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म। 26/11 को आप देख लीजिए, आप जो है पुलवामा अटैक को देख लीजिए, आप पूरे 90s के दशक को देख लीजिए। मैंने कभी सुना नहीं है इंडिया को ये आर्टिकुलेट करते हुए, इंडियन डिप्लोमेट्स को, कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। एंड देन हर किसी टेररिस्ट, देखिए, हम टेररिज्म की जब बात करते हैं ना, हम कहते हैं माइंडलेस एक्ट ऑफ टेररिज्म। माइंडलेस, इज इट अ माइंडलेस एक्ट? इज टेररिज्म अ माइंडलेस एक्ट? इट इज़ नॉट अ माइंडलेस एक्ट। हर किसी टेररिज्म के एक्ट का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये होता है कि जो कंट्री है, जो विक्टिम कंट्री है, उसको तो कुछ रिएक्शन करना पड़ेगा। यानी या तो उसको इंटरोगेशन करने पड़ेंगे सिविलियंस के, या तो सस्पेक्ट्स को उठाना पड़ेगा, जेलों में डालना पड़ेगा। अब उसमें बहुत सारे तो इनोसेंट भी होंगे ना। जब इंटरोगेशंस होंगे, जब सर्च ऑपरेशंस होंगे, जब कासो लगेगा, तो उसमें बहुत सारे इनोसेंट्स को भी उठा, दैट इज़ वेयर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैपन। सो देन यू शो इंडिया एज द अग्रेसर। आज जब आप ये बातें कह रही हैं कि इंडिया विक्टिम है और ये चीज़ें बहुत प्लान्ड तरीके से होती हैं, कोई माइंडलेस टेररिस्ट नहीं होता या टेररिज्म नहीं होता, ये बातें आपको कब समझ में आई? क्योंकि इसके पहले आप खुद उस पार्टी में हैं जो 370 हटने का विरोध करती थी। जी, आप जी। नरेंद्र मोदी सरकार की घोर विरोधी रही, आपने सवाल उठाए। आज बिल्कुल उससे उल्टी बात आप कह रही हैं।
आपको ये कब समझ में आया कि कश्मीर में हमारा माइंड वॉश किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और ये जो है ये गलत नैरेटिव हमें भरा गया है? ये मैं कुछ साल जब कोविड के बाद मैं यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रही थी, सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो सिविल सर्विसेज में जो है आपको स्टेट के पर्सपेक्टिव से, स्टेट के दृष्टिकोण से आप जो है चीज़ों को देखते हैं, क्योंकि अदरवाइज एज अ सिविलियन व्हेन यू सी ओनली थिंग्स फ्रॉम सिविलियन पर्सपेक्टिव कि ये सिविलियन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बट स्टेट का जो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव है वो आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा केयरफुली पढ़ते नहीं हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी देयर इज़ अ क्रिटिकल काइंड ऑफ लाइक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सो मुझे लगता है कि जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में जो है इंटरनेशनल रिलेशंस को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज ना अदरवाइज आप यही सोचते रहेंगे माइंडलेस एक्ट्स ऑफ टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट पोर्ट्रेइंग इंडिया इज़ द विलन ऑन द ग्लोबल स्टेज। फिर यही जो पाकिस्तानी है ये जाके यूएन में बोलेंगे इंडिया इज़ डूइंग दिस, इंडिया इज़ डूइंग दैट, लेकिन अपना तो नहीं बोलेंगे कि हम क्या प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। अच्छा, वॉर करने की भी हिम्मत नहीं है तो प्रॉक्सी वॉर, बिकॉज यू नो दैट यू कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया, सो यू आर डूइंग प्रॉक्सी वॉर। आप एक एक मिलिटेंट भेज रहे हो, एक एक इन्फिल्ट्रेंट भेज रहे हो। तो जब तक आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की अच्छे से समझ नहीं आएगी तब तक आप यही सोचते रहोगे, दीज लाइक very naive takes that we have on terrorism. Terrorism has no religion. These are mindless acts. So ये ऐसे होता नहीं है. It's very calculated. तो आपको ये दौर आया जब आपको भी लगने लगा कि आज़ादी चाहिए? ऐसा कभी दौर आया बीच में, क्योंकि आप उस इतने लोगों के बीच में हैं जो आज़ादी की बात कर रही हैं या कर रहे हैं? So not definitely not Azadi meaning Pakistan. Definitely not that, because I would not support religion based thing. लेकिन हाँ, एक जो चीज़ है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन की, जो रायशुमारी जिसको कहते हैं, जो प्लेबिसाइट का प्रॉमिस एंड ऑल ऑफ दैट, उसके बारे में हम लोग जो है बहुत बात करते और थे। आप जब यहाँ JNU आई तो वो और थोड़ा यस, बिकॉज उस टाइम पे फॉर एग्जांपल जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं थी, सो फॉर एग्जांपल हमसे भी लोग पूछते थे व्हाट इज़ योर स्टैंस ऑन कश्मीर, सो वी वुड से सेल्फ डिटर्मिनेशन, वॉट एवर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट। हाउएवर, अगर आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी बात करें, उसके लिए जो पहला प्रीरेक्विजिट है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ टू रिमूव इट्स आर्मीज़ फ्रॉम द POK। दैट इज़ द फर्स्ट प्रीरिक्विजिट। वो तो होगा नहीं कभी, तो जब तक वो नहीं होगा तब तक प्लेबिसाइट हो नहीं सकता है। सो अगेन द ओनस इज़ नॉट ऑन इंडिया। आजकल फैशन बन गया, आजकल हम इज़राइल फ़लस्तीन के लिए भी हिंदुस्तान को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। मैं कुछ इंटेलेक्चुअल्स को देख रही थी, दे वर कंडेमनिंग इंडिया कि इंडिया क्यों कर रहा है, इंडिया वो क्यों कर रहा है। अरे इंडिया को क्या है, मतलब इट इज़ इज़राइल विच इज़ डूइंग। सो इट इज़ समहाउ फैशनेबल टू ब्लेम इंडिया फॉर एवरीथिंग। और यहाँ का जो मुसलमान है जब वो उसको धर्म से जोड़कर वहाँ के लिए खड़ा होता है, आपको लगता है ये ठीक है? देखिए, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स तो कोई भी एक्सप्रेस कर But सकता human है, rights का धर्म से क्या लेना हिंदू देना? मुस्लिम, एक अफिनिटी तो होती है। ये एक रिलीजियस अफिनिटी। देखिए, अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अभी क्या हो रहा है, तो एज अ हिंदू यू विल फील बैड अबाउट इट। इसको अब हम लोग वाइट वॉश करके ना, लाइक मैं आपको दे सकती हूँ, बहुत सैनिटाइज्ड वर्जन दे सकती हूँ, लेकिन इट इज़ ट्रू, पैलेस्टाइन इज़ अ वेरी बिग इशू इन द थ्रू आउट द इस्लामिक वर्ल्ड। नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी को लेकर जो लोग जितना क्रिटिकल होते हैं उतना बाकी प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं थे। नहीं। जैसे आप कह रही हैं कि 2008, 9, 10 कश्मीर में एकेडमिक सेशंस नहीं हो पा रहे थे, पत्थरबाजी की घटनाएं हो रही थी, युवा जो हैं उनको चोटें आ रही हैं, सब कुछ चल रहा है, इंसर्जेंसी भी हो रही है, लेकिन आपने कभी मनमोहन सिंह ने कश्मीर बर्बाद कर दिया ये नैरेटिव नहीं सुना होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद सब कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन मोदी ने कश्मीर बर्बाद कर दिया है। मुझे आप ये बताइए, अब कांग्रेस जो है, मुझे लगता है इस बार जनरल इलेक्शन में 97% जो मुस्लिम वोट है वो इंडिया अलायंस को पड़ा। क्या इंडिया अलायंस ने कोई ये प्रॉमिस किया था कि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे? क्या इंडिया अलायंस ने कोई ऐसी चीज़ बोली थी कि मतलब हम लोग 370 को रेस्टोर करेंगे या वॉट एवर? मतलब कोई भी ऐसा कॉन्क्रीट प्रॉमिस ये नहीं था। एक ही चीज़ है जहाँ पे मैं कहूँगी कि कांग्रेस हैज़ एन एज ओवर BJP इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स इज़ मौलाना आज़ाद फेलोशिप। दैट वाज वन गुड थिंग विच कांग्रेस हैड डन, बट अदर देन दैट ऐसा थोड़ी है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कोई आरक्षण दिया या कुछ ऐसा किया, लेकिन एक इमोशन है, देयर इज़ एन इमोशनल कनेक्ट। बीजेपी मान लीजिए मुसलमानों को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए हम कह रहे हैं नहीं दे रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कौन से दिया
इस बार तो समाजवादी पार्टी तक ने नहीं दिया। राइट। लेकिन मुसलमान जो है ना, ऐसा लगता है कि वो कुछ बातों को पकड़ के बैठा है। जैसे आपके ज्ञान चक्षु खुल गए, वो कईयों के नहीं खुलते हैं, और उनके लिए नरेंद्र मोदी आज भी वो 2002 वाले नरेंद्र मोदी, वो 2002 से आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है। हाँ, देखिए ये एक प्रॉब्लम है। एक जो एक मुसलमानों, मतलब अगर मुझे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक मैसेज देना हो, एक चीज़ हमें ना क्लैरिफाई करनी चाहिए, और मुझे नहीं पता लोग इसको क्यों नहीं बोलते, लेकिन ये जो एक बन गया है ना कि बीजेपी का जो है हमारे धर्म पे अटैक है। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो दैट देर आर स्ट्रेन रिलेशंस बिटवीन मुस्लिम कम्युनिटी एंड बीजेपी, वी नो दैट, वो कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन जो ये बात बोली जाती है कि धर्म पे अटैक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, धर्म पे अटैक हमारे धर्म के, मुसलमान धर्म के 5 मेन जो है उसके पिलर्स हैं, जिसको कहा जाता है। यानी आप नमाज़ पढ़ें, कलमा, आप चैरिटी करें जिसको हम ज़कात कहते हैं, आप हज करें, ठीक है। इस तरीके से 5 हमारे ये हैं पिलर्स। क्या हमें हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है? क्या हमें कोई बोलता है कि नहीं, आप कलमे में जो है ये मत पढ़ो, आप ये पढ़ो कलमे में, आप ये गलत कलमा पढ़ रहे हो? क्या हमें कोई नमाज में ये बोलता है कि आप नमाज जो है ऐसे मत पढ़ो, सामने ये मत रखो, उस तरफ मत पढ़ो, ऐसे किबले की तरफ मत पढ़ो? यानी जो हमारे 5 बेसिक कोर टेनेट्स हैं इस्लाम के, उस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखिए, जो प्रीवियस माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं स्मृति जी, वो तो खुद होके आ गई मक्का मदीना, राइट। या जैसे कल जो है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, तो आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ग्रीटिंग्स आई। तो ये जो एक हमने बना लिया है ना कि धर्म पे अटैक है, हमने बना लिया है या पॉलिटिशियंस ने हमें पिलाई है वो घुट्टी? क्योंकि अगर उनके वोट बैंक पे अटैक होता है तो वो कहते हैं धर्म पे अटैक है, ऐसा है नहीं। पर शलभ, ये बात आप, मैं एक उसका उदाहरण देता हूँ। हाँ जी। जैसे 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए, ठीक है। राजीव गांधी तक ने कह दिया कि भाई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, और उस दौरान क्या नहीं लोगों ने देखा कि भाई जलते टायर सिखों के गले में पहना दिए गए, और सब कुछ हुआ। उसके बावजूद अगर आप देखें कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनी जहां पे सिखों की अच्छी खासी पॉपुलेशन है, पंजाब में कांग्रेस ने कई बार सरकार बनाई जहां सिखों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सिख उससे आगे निकल चुका 1984 से। लेकिन अगर आप देखें कि 2002 के बाद से मुसलमान नरेंद्र मोदी की जो छवि बना के रखा है, वो उसको तोड़ने को और छोड़ने को तैयार नहीं है कि मोदी एंटी मुस्लिम है। चाहे मोदी घर दे दे, मोदी शौचालय दे दे, मोदी सिलेंडर दे दे मुसलमान को, मोदी कुछ कर दे, लेगा मुसलमान सब, लेकिन मोदी के लिए छवि नहीं बदल रहा। ये मुझे लगता है मुसलमानों में एक उनको सोचना चाहिए कि जो एक नैरेटिव है ना कि मोदी से मुसलमान को खतरा है। भाई मेरा तो एक सिंपल प्रश्न है कि मोदी तो अभी 2014 में आए, उसके पहले जिन्होंने 60-65 साल राज किया, उनके मुसलमानों के लिए अपना कलेजा निकाल के रख देने वाली अगर पॉलिटिक्स थी, तो मुसलमानों में बड़ी आबादी, उनका बच्चा आज भी पंचर क्यों बना रहा है, आज भी वो इलेक्ट्रीशियन का काम क्यों कर रहा है, आज भी जो है उसकी पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हुई है, वो क्यों मदरसे में जा रहा है, उसको अच्छा एजुकेशन क्यों नहीं मिल रहा? खतरा मोदी से है या उनसे है जिन्होंने 60 साल में तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दिया? ये मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। जो सचर कमेटी की रिपोर्ट आई 2006 में, तो वो तो बीजेपी का इंडाइटमेंट है नहीं, बीजेपी तो थी नहीं कहीं, उनकी तो कभी स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं थी तब तक, तो वो तो कांग्रेस का इंडाइटमेंट है। मुसलमानों को एक बात समझनी पड़ेगी, कांग्रेस और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो वोट के लिए काम करते हैं, वो इलेक्शन के लिए काम करते हैं, वो आपके मसीहा नहीं है। आपके मसीहा आप खुद हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़ को जो है देखना चाहिए जैन्स की तरफ, जो इंडिया में सबसे हाईली एजुकेटेड कम्युनिटी है। ये एक 1.4 बिलियन का देश है। आप ये मत समझिए कि कोई आके मुसलमानों को प्लेट पे ला के जो है वो दे देगा सक्सेस, नहीं, वी विल हैव टू फाइट फॉर इट। बट बाय फाइट आई डोंट मीन कि हमें सड़कों पे जाके फाइट करना है। वी हैव टू फाइट, हमें CDS के एग्ज़ाम देने हैं, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, हमें आर्मी में जाना चाहिए, UPSC में जाना चाहिए, स्पेस में जाना चाहिए, जो मेरिटोक्रेटिक सेक्टर्स हैं, हमें टेक में जाना चाहिए। अब अगर आप बोलेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, मैं मान लूँगी, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं लगता होता है। और देखिए, डिस्क्रिमिनेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है कि आप किसी सोसाइटी में रह रही हैं और सोसाइटी जो है ना वो कुछ ऊपर नीचे कर रहा है, जैसे आपने कहा कि आपकी एक्सेंट बिहारी तो नहीं है, हरियाणवी तो नहीं है, आप किस प्रदेश से, आप महिला हैं, पुरुष है, ये हो सकता है।
किसी देश के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन स्टेट ना करे। स्टेट ना तो करे। आप हाँ जी, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो हाँ आपको जी, अलाउड था, आप करिए, बिल्कुल, आप हाँ, बनिए, आइए सिविल सर्विसेज में। घर जब मिल रहा है, लोग बताते नहीं है, पर हमने चूंकि पाठशाला में ये दिखाया है, नरेंद्र मोदी सरकार में मुसलमानों को ज्यादा घर मिले, मुसलमानों को क्योंकि ज्यादा शौचालय मुसलमान ही मिले। तो बेघर थे ना तो तब दिया तक, ना, मैं कह रहा हाँ, हूं कि तो अगर हाँ, डिस्क्रिमिनेट करना होता तो ना देते। हाँ, आप यहाँ पे मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी एज अ रेफरेंस ग्रुप। सोशियोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है रेफरेंस ग्रुप का। हमें एज अ रेफरेंस ग्रुप, हम सबको, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे मुल्क को कश्मीरी पंडित्स की तरफ देखना चाहिए। उनसे सब कुछ छीना गया। जब आप किसी को डिस्प्लेस ही करते हैं कम्युनिटी को, तो उनका पूरा का पूरा सोशल नेटवर्क, कल्चरल प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज़ गॉन। बट हाउ दे हैव रिजन? वो तो नहीं रोज़ चिल्ला रहे हैं कि नहीं हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, हमारे पास ये नहीं है। आप देखिए कश्मीरी पंडित्स वो कहाँ कहाँ पे नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो चाहे साइंस हो, वो चाहे जर्नलिज्म हो, प्रोफेसर्स हैं, कौन कौन से प्रोफेशन में नहीं है कश्मीरी पंडित। तो इनफैक्ट कोई कम्युनिटी को अगर कभी ऐसा लगे ना कि हमारे खिलाफ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दैट उसको ना हमें एक ईंधन बनाना चाहिए सक्सेस के लिए। हमें उससे हमारे अंदर एक फायर होनी चाहिए कि जो ज़्यादा पिछड़ा होता है उसके अंदर ज़्यादा फायर होती है, क्योंकि जो जिसके पास सब कुछ है उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमें अपने अंदर वो एक फ़ायर पैदा करनी पड़ेगी कि अच्छा ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए मान लिया हम लोग। हालांकि मैं आपको इस पे डिटेल में जाके बोल सकती हूँ कि बेसिकली सचर कमेटी जो है, सचर कमेटी में ये दिखाया गया कि मुसलमान जो है वो इसलिए हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक परसेप्शन है कि हमें जो है अप्रोप्रिएट रिटर्न नहीं मिलेगा, यानी हमारा जो ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो अच्छा नहीं होगा एजुकेशन से, विच इज़ नॉट द ट्रूथ एक्चुअली। सो मुस्लिम्स के लिए इट इज़ एज पर सचर कमेटी, मैं नहीं बोल रही हूँ, जितना हायर एजुकेशन लेवल होगा उतने ज़्यादा रिटर्न्स बेटर होते हैं। और UPSC में जो उनका स्ट्राइक रेट है, इट इज़ इक्वल टू अदर कम्युनिटीज़। तो ऐसा कोई नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, आप आर्मी जनरल देख लीजिए, हमारे यहाँ मुसलमान आर्मी जनरल बने हैं। जनरल इज़ द हाईएस्ट रैंक दैट यू कैन गेट इन द आर्मी। लेकिन सवाल ये है कि मुस्लिम को ये दिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें एक आदत हो गई है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिशियंस। ये एक ओवर डिपेंडेंस से मेरा मतलब क्या है? मैं थोड़ा ना लंबा घुमा फिरा के, मैं थोड़ी न्यूरो डाइवर्जेंट हूँ, तो मैं थोड़ा लंबा घुमा फिरा के आंसर देती हूँ। आप SC ST रिजर्वेशन देखिए, SC ST रिजर्वेशन से मुस्लिम्स एक्सक्लूडेड हैं। वो किसका काम है? वो तो उस टाइम पे कांग्रेस का काम था, उन्होंने एक्सक्लूड किया दलित मुस्लिम्स को SC ST रिजर्वेशन से। VP सिंह गवर्नमेंट के अंडर जब OBC रिजर्वेशन आई, उसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया। BJP के अंडर आई थिंक EWS रिजर्वेशन आई, उसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड किया गया। तो आप मुझे बताइए, रिजर्वेशन से एक्सक्लूड किसने किया मुस्लिम्स को? कांग्रेस ने। रिजर्वेशन में इंक्लूड किसने किया मुस्लिम्स को? जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैं। बट ये जो आते हैं ना हमारे ज़ख्मों पे मरहम लगाने के लिए, मीठी मीठी बातें कहेंगे कि हम तो आपके मसीहा हैं, कोई होता नहीं है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनको सिर्फ वोट चाहिए। कल को अगर, जैसे मैंने कहा कि कल को अगर क्रिश्चियन मेजॉरिटी में होंगे तो ये क्रिश्चियंस के हिसाब से बात करेंगे। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर यही है। लेकिन हमें एज अ कम्युनिटी डेवलपमेंट हैज़ टू गो बियॉन्ड कांग्रेस एंड BJP। ये जो ओवर डिपेंडेंस है ना पॉलिटिशियंस पे, कि राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो हमें कुछ देंगे, हमें कुछ नहीं देंगे, वो अपना करेंगे जो करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो अपनी सारी प्रिविलेज एंजॉय करेंगे। हमें कोई, जब तक, ये कुरान में भी लिखा हुआ है, कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि जब तक कोई कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी तब तक जो है कोई भी आके उसकी हालत नहीं बदल सकता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ है, जब पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में जो सभी इंटेलेक्चुअल अपर मिडिल क्लास जो एलीट मुस्लिम्स थे वो सब वेस्ट पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे रह गया पासमानदा मुस्लिम। तो एक्चुअली जो मोस्टली पासमानदा का जो एक्चुअल वर्ड है ना, मतलब उसका मतलब है कि दोज हु वर लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह गए। तो एक्चुअली जितने भी मुसलमान जो है हिंदुस्तान में रह गए, तो वो तो पीछे ही रह गए। किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी कंट्री में जो मिडिल क्लास होता है वो एक ड्राइवर होता है ग्रोथ का। मिडिल क्लास ही जो है वो एंटरप्रेन्योरियल क्लास होता है, वो फैक्ट्रीज़ बनाता है, वो बाहर जाता है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। मिडिल क्लास पेव्स द वे फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम हुआ कि पहले ही तो इंडिया वाज पार्टीशनड ऑन इस्लामिक लाइंस। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि रिलीजियस लाइंस, इट वाज पार्टीशनड ऑन इस्लामिक लाइंस। इट वाज द स्टूपिडेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड।
तो सारे के सारे जो कम्युनिटी के जो एलीट, जो मिडिल क्लास, जो एंटरप्रेन्योरियल, जो इंटेलेक्चुअल है, वो तो वेस्ट पाकिस्तान चले गए। तो यहाँ पे जो है पूरा पासमानदा मुस्लिम रह गया। तो अब उसको जो है, उसको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो मुस्लिम यहाँ का रह गया है, मतलब कोई भी जो ये ओवर डिपेंडेंस है पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, इससे हमें कोई हेल्प नहीं होगा। इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री, इंडिया इज़ एन ओपन कंट्री। अगर आप स्कूल जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक रहा है स्कूल जाने से। अगर आप किताब खरीद के पढ़ेंगे, आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर आप कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेंगे, आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर आप यूपीएससी टॉपर, हमारे यहाँ यूपीएससी टॉपर रहे हैं, कश्मीरी मुस्लिम रहे हैं यूपीएससी टॉपर, आपको कोई नहीं रोक रहा है। सो ये जो है ना, ये एक मैं सोशल मीडिया पे एक वो कार्टून देख रही थी, जिसमें एक वो पंछी जो होता है, वो ऐसे सलाखों के बीच में जो है ना अपनी आंखें वो जो है करके बैठा होता है। उसको लगता है कि मैं आई एम ट्रैप्ड, मेरे लिए कोई ये नहीं, लेकिन उसके पीछे जो है पूरा सब कुछ खुला हुआ होता है। तो ये एक माइंडसेट इशू है, जहाँ पे हमें लगता है कि हम इंडिया में तरक्की नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस पॉडकास्ट में आप जितनी बातें कह रही हैं, आपको गाली पड़ेगी मुस्लिम कम्युनिटी से। नहीं, आपकी ऐसा बातों नहीं को है। समझने वाले कम लोग होंगे जो कहेंगे। अभी आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये कहा जाएगा कि आप जो हैं कांग्रेस के कुछ नेताओं की भाषा, आप मोदी की चरण चुंबक बन गई हैं, मोदी सरकार की, और आप मोदी सरकार को मक्खन लगा रही हैं, और इसलिए आप ऐसी बातें बोल रही हैं, और आप मुसलमानों के खिलाफ हो चुकी हैं। इसका मैं, आपने बढ़िया प्रश्न पूछा, मैं आपको इसका संक्षेप में जवाब देती हूँ। गवर्नमेंट में कौन है? हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर तो मोदी ही है ना। जब देखा जाएगा, जब कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तब हम उनके साथ काम करेंगे। अभी तो मोदी ही है ना प्राइम मिनिस्टर, तो वो ही इज़ नॉट बीजेपी। हमें एक डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा पार्टी और गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, बीजेपी को भले ही एज अ पार्टी हम लोग अपनी पार्टी नहीं मानते हो मुसलमान, लेकिन गवर्नमेंट तो सबकी है ना, मुल्क तो सबका है। तो अगर कोई गवर्नमेंट में है, हमें उनके साथ काम करना चाहिए, हमें अपनी डिमांड्स उठानी चाहिए। बिल्कुल हमें अपनी डिमांड्स उठानी चाहिए। अगर ज़्यादा स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, अगर मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स में कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनानी है, बिल्कुल हमें मोदी सरकार से जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ झगड़ा करना चाहिए, डिमांड उठानी अपनी। अरे अगर अपनी गवर्नमेंट से नहीं मांगेंगे चीज़ें, तो किस गवर्नमेंट, चीन की गवर्नमेंट से थोड़ी मांगेंगे। ये तो अपनी मोदी लेकिन तो लोगों अपनी को लगता गवर्नमेंट है है ना। आप पहले वो वाली शैला रशीद थी कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। अब जो है आप थोड़ा माइल्ड हो गई हैं, और आप तारीफ भी कर देती हैं सरकार की, रीट्वीट भी कर देती हैं, तो लोगों को लगता है वो वाली बेटर थी, ये वाली अभी जो है ना वो सरकार के नीचे दब गई है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं, ये एक फ़र्क है 20s और 30s के बीच में। 20s में देयर इज़ अ माइंड सेट, जो एक वो कहावत नहीं खून होती जोर कि इफ़ मारता यू है। आर नॉट अ लेफ्टिस्ट इन योर 20s, then you don't have a heart, and if you are not a rightist in your 30s, then you don't have a brain. देखिए back then, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ गलत कह रही थी, मैं तब भी इश्यूज़ उठा रही थी, मैं आज भी वही इश्यूज़ उठा रही हूँ, लेकिन back then I was stating the problem. Now I am trying to work towards a solution. What is the solution? Solution is कि मुसलमान कम्युनिटी को आप भूल जाओ, मोदी, राहुल गांधी, you forget everybody. आप अपना देखो, आप अपनी एजुकेशन देखिए। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग देखें, अभी तो जब रीसेंट सेंसस होगा तब पता चलेगा। एक सर्वे हुआ था, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, आईशी 2021-22 में। उसमें जो मुसलमानों की परसेंटेज है, जो हायर एजुकेशन में मुस्लिम्स है, वो दैट इज़ 1% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन। यानी अगर इंडिया में 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं, तो ओनली 2 मिलियन मुस्लिम्स आर इन हायर एजुकेशन। आपको मोदी जी ने रोका है हायर एजुकेशन में जाने से। और इसी तरह से अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखें, मतलब एजुकेशन के, जैसे मैंने बोला कि 2.7% ग्रेजुएट्स हैं, इज़ देयर लाइक सम काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन मुस्लिम्स टू गो इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस और गेट अ बैचलर्स डिग्री? बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम कम्युनिटी को क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो विक्टिम माइंडसेट या विक्टिमहुड परसेप्शन है ना, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर ये भी है, मैं बोल रही हूँ, आप इसी को ईंधन बनाओ ना, इसको तो एज अ फोर्स यूज़ करो, ठीक है। आपके अगर हिसाब आपको से लग रहा है, मुसलमान खतरे में नहीं है भारत में? ये लाइन तो कैटेगोरिकली बोल दीजिए। बिल्कुल भी नहीं है खतरे में। इनफैक्ट मुसलमान जो है, सारे मुसलमान
हिंदुस्तान में सेफ़ है। मेरा इससे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाती हूँ। अगर आप पाकिस्तान में देखें, जो अहमदी मुस्लिम हैं उनको तो मुस्लिम माना ही नहीं जाता है। शिया मस्जिद पे जो है आए दिन अटैक होते हैं। जो बलोच हैं उनको तो आप जान रहे हैं कि किस तरीके से उनके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है। आप बांग्लादेश चले जाइए, वहाँ पे जो सूफ़ी श्राइन्स पे अभी हिंदुओं पे अटैक हो रहे थे, अब सूफ़ी श्राइन पे अटैक शुरू हो गए। इसी तरह से आप सऊदी अरब जाएँ, वहाँ पे मुझे लगता है एथीज़्म जो है इट इज़ क्रिमिनल। अगर आप कहें कि आप एथीस्ट हैं या अगर आप इस्लाम को छोड़ दें तो इट इज़ क्रिमिनल। अब अगर आप इसको कंपेयर करें इंडिया से, इंडिया में चाहे आप सुन्नी, शिया, बोहरा, आगा खानी, हनफी, सलाफ़ी, वहाबी जो कुछ भी हैं, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे, मतलब मैं इस्लामिक कंट्रीज़ से कंपेयर कर रही हूँ, मैं वेस्ट से नहीं कंपेयर कर रही हूँ। वेस्ट में भी सिमिलर काइंड ऑफ फ्रीडम है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर देयर इज़ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल मुस्लिम्स विदाउट क्वालिफिकेशन। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप किबले की तरफ, कौन से किबले की तरफ जा रहे हो, या आप जो है सामने क्या रख के प्रे कर रहे हो। बनस्बत के इसके आप देखें चाइना में इस्लाम को एक मेंटल डिजीज़ करार दिया जाता है। वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप है, वहाँ पे लोगों को बोला जाता है कि नहीं, यू हैव टू अनलर्न इस्लाम। क्या इस तरह का कुछ है इंडिया में? सो वी विल हैव टू सी, वी विल हैव टू लॉजिकली, ऑब्जेक्टिवली, विद फैक्ट्स, वी विल हैव टू एनालाइज थिंग्स। लेकिन उसमें फिर मुझे, मेरा प्रश्न ये भी है कि आप जिस वामपंथी विचारधारा में से प्रभावित थी, अब हाँ हैं कि जी। नहीं, आप खुद ही बता दीजिएगा। नहीं देखिए, मैंने वामपंथी तो यानी कि मेरा जो एक प्रो वेलफेयर बिलीफ है दैट इज़ स्टिल देयर, और मैं जो मोदी गवर्नमेंट की प्रशंसा भी कर रही हूँ वो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ। लेकिन देखिए, हाँ, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अभी एक मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई कि जो अबाउट 70 जितने भी सिटीजन्स हैं उनके लिए सबको, उनको आयुष्मान मेडिकल। मुझे बताइए, ये लेफ्टिस्ट है या ये राइटिस्ट है? ये क्या है? ये तो वेलफेयर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तो लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है। पर ये सब बातें आपको जेएनयू में समझ में नहीं आ रही थी ना। ये दिक्कत थी। ठीक है, देखिए वो भी एक आपके फेज जेएनयू होता के है। दोस्तों का प्रभाव ज्यादा था क्या? ये वो एक पर्टिकुलर, देखिए जब आप मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती थी, तो मेरे को कोई ये नहीं था कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना जेंडर की ना सोसाइटी की। तो वहाँ पे जाके जब आपको समझ में आता है, एनालिसिस समझ में आता है सोसाइटी का, वो एनालिसिस बहुत पावरफुल होता है। वहाँ पे जब आपको समझाया जाता है कि किस तरीके से एज अ विमेन, मतलब क्यों आपके खिलाफ आप देखते हैं आए दिन जो है रेप्स की घटनाएं और क्या क्या, मतलब वाहियात तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो इट मेक्स, सोसाइटी स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू। फिर लेकिन एक फेज़, वो एक 20s का फेज़ ठीक है, जहाँ पे आप रिबेलियन, जहाँ पे आप सरकार के साथ पंगा लेना, जहाँ पे आप सारी चीज़ें करते हैं, खून जोर मार रहा जहाँ होता पे है। आप कहते हैं कि समाज जो है नहीं, ये तो अनजस्ट है। लेकिन 30s में, जब आप 30s में आएंगे, तब तो आपको पूछना पड़ेगा ना कि हाउ विल आई कंट्रीब्यूट टू द सोल्यूशन। 20s में आप कर लो मोर्चा, प्रोटेस्ट, जितना आपको करना है। लेकिन अगर आप 30s में भी वही कर रहे हो, तो फिर तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया कि कंट्रीब्यूट कैसे करना है। पर शैला, आप 20s में रही होंगी, जेएनयू में तो कई 40 साल वाले भी बैठे हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि वो एक वो समझना नहीं चाह रहे हैं, प्रॉब्लम समझने नहीं चाहने की है। प्रॉब्लम ये भी है कि या आप उस इन्वायरमेंट में जहां आपको समझने का मौका नहीं मिल रहा। मे बी आप कोविड में उस इन्वायरमेंट से थोड़ा दूर रही तो आपको समझने का मौका मिला हो। मोर देन दैट ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रेक आउट ऑफ एन इकोसिस्टम। इट इज़ दैट जब आप एक इकोसिस्टम में होते हैं, आपको तमाम तरह का सपोर्ट होता है। आप जो बात बोलेंगे उसको 500 लोग रीट्वीट करेंगे। आप जो है, आपको कहीं पे बुलाया जाएगा बात करने के लिए, आपको मंच दिया जाएगा। जब आप एक इकोसिस्टम को छोड़ते हैं, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इधर वाले तो अब आपसे नाराज़ हैं, उधर वाले आपको ओन नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। सो विच इज़ काइंड ऑफ लाइक वेयर आई एम राइट नाउ। मतलब लेफ्ट वाले बोलते हैं आप बीजेपी एजेंट है, बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो दिल से तो ये लेफ्टिस्ट ही है। तो एक्चुअली यू हैव नो प्लेटफॉर्म। हाँ, मतलब आप बीच में खड़ी हैं, कहाँ है नहीं पता। इसलिए लोग अपने इको चैम्बर्स को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए लोग जो है एक इकोसिस्टम में रहते हैं। वो दौर इकोसिस्टम का कैसा था, थोड़ा उसको भी बताइए। नहीं, मैंने कई सारी चीज़ें सीखी उधर। देखिए, मैं इस चीज़ को स्पष्ट कर दूं कि जेएनयू जो है वो एक, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे जो आपको, जैसे समाजशास्त्र की मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे सोशियोलॉजी का सेंटर जो है वो, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड और इन एशिया। वहाँ पे जब आपको पढ़ाया जाता है ना, जब आपको समझाया जाता है कि सोसाइटी एक्चुअली कैसे फंक्शन करती है, सोशल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं,
कास्ट क्या होता है, तब आपको बहुत एनलाइटनमेंट होती है कि मतलब क्यों है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस क्यों है, आपको बहुत एनलाइटनमेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि लेफ्टिस्ट थॉट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप देखिए आज हमारी कंट्री में जैसे फॉर एग्जांपल जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, राइट, या हम लोगों ने अनटचेबिलिटी को बैन किया है, या SC/ST अट्रॉसिटीज़ एक्ट है, दीज आर ऑल, मतलब मैं मार्क्सिस्ट नहीं कह रही हूँ, दीज आर अ ब्रॉड लेफ्टिस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ 2013 में, उसमें लेफ्टिस्ट फेमिनिस्ट्स का एक बहुत बड़ा हाथ था। पहले आप कोई महिला जो है अगर उसके साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ होता, 2013 से पहले की मैं बात कर रही हूँ, वो थाने में जाती, उनकी FIR रजिस्टर नहीं होती थी। अब 2013 के बाद आपको FIR रजिस्टर करना है, तो लेफ्ट का भी अपना कंट्रीब्यूशन है। लेफ्ट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बस बहुत मुझे बड़ा, लेफ्ट से एक ही प्रॉब्लम लगती है, लेफ्ट अपना हाँ। फायदा देख के कब कन्नी काट लेनी है, वो लेफ्ट विचारधारा वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, लेफ्ट मुसलमानों को ये ज़रूर समझाएगा, या उससे जुड़े नेता, मैं पूरे लेफ्ट को नहीं कह रहा, लेकिन उससे जुड़े नेता ये मुसलमानों को ज़रूर समझाएंगे कि तुम खतरे में हो, तुमको दिक्कत हो रही है, 10 चीज़ें। लेकिन वो आपकी तरह ये नहीं बताएगा कि जिस चाइना की वो पूजा करता है वहाँ पे उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। ये मुझे आपत्तिजनक और परेशान करता है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रांग है तो फिर उस आइडियोलॉजी पर आपको स्टिक करना पड़ेगा, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई और हो। या उसी तरीके से अगर आप देख लें कि मतलब अगर आप विचारधारा के हिसाब से ही देखें, अब जैसे कन्हैया कुमार हैं, वो भी लेफ्टिस्ट थे, आज वो कांग्रेस के पास चले गए और उन्होंने कांग्रेस को पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। ये जो मौका परस्त होना ना, ये थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा होता है, मुझे ऐसा लगता है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में होते हैं वहाँ पे तो पूरा आपको लेफ़्ट का एक बहुत वाइब्रेंट इकोसिस्टम है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं तो देयर इज़ अ क्राइसिस। आप देखते हैं कि आपकी जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है ना, वो तो कहीं पे है ही नहीं, और बची नहीं। पूरा समाज को देखने का ही आपका नज़रिया अलग है। आपको फैमिली के साथ जेल करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब आप फैमिली में देखते हैं कोई सेक्सिस्ट ट्रेडिशन आप देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि कोई महिला जो है वो पुरुष के पीछे चल रही है, वट एवर, मतलब दुल्हन जो है वो दूल्हे के पीछे चल रही है, आपको इससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो फिर जो है ना, समाज में रीइंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप इतने एनलाइटेंड होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ लेफ्टिस्ट विचारधारा गलत है या कुछ है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू वर्क विद द सोसाइटी। अब आप समझिए, सोसाइटी में जो है बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं, जिसको सोसाइटी को नहीं प्रॉब्लम है उन चीज़ों से, आपको उस हर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है। सो देन यू बिकम द आउटलायर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग जब JNU में इलेक्शंस लड़ते हैं, वहाँ पे जो मोस्टली जो इश्यूज़ हैं वो ह्यूमन राइट्स, इज़राइल पैलेस्टाइन, समथिंग, विमेंस राइट्स, वट एवर, दोज आर नॉट द इश्यूज़। आप चले जाइए, आप इलेक्शन लड़ने चले जाइए, मतलब कहीं पे भी, असेंबली में, लोकसभा में, लोगों के कंसर्न्स ही अलग हैं, वहाँ पे अलग इश्यूज़ हैं। तो ये इशू हो जाता है कि आप उसका रेजोनेंस नहीं देखते। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम है, पढ़ा कुछ रहे हैं और बाहर काम करने जाइए तो समझ में आता है, अरे यार ये तो जो करना है वो तो पढ़ा ही नहीं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जी जी बिल्कुल। तो इट डजंट प्रिपेयर अस फॉर आवर रोल इन द सोसाइटी। दैट्स हाँ, राइट। मतलब जो वामपंथी पॉलिटिक्स है स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में, वो बड़ी ही आप कहिए कि चकाचौंध से भरी हुई है कि ऐसा नहीं वैसा। देखिए सुशांत, उसका बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। आप अगर देखें जो नहीं, मैं अभी कंट्रीब्यूशन काट नहीं रहा, मगर मैं हाँ। कह रहा हूँ कि वो रियल दुनिया से थोड़ी कटी हुई है, बहुत कटी हुई है। मैं नहीं बहुत कह रही हूँ कटी थोड़ी कटी हुई है, बहुत कटी हुई है। और दैट इज़ वाई वी आर एबल टू एनालाइज द वर्ल्ड ऑल्सो इन दोज टर्म्स। येस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि फॉर एग्जांपल कोई अगर इस्लामिक प्रैक्टिस है उसको हम लोग नहीं कर पाते हैं क्रिटिसाइज, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेकलर्स वीटो जो आप पे आ जाता है अगर आप कुछ भी इस्लाम में अगर आप रिफॉर्म की बात करें तो बहुत डिफ़िकल्ट है बात करना। तो येस, आई अंडरस्टैंड दैट इज़ द हिपोक्रेसी और दैट इज़ द कॉन्ट्रडिक्शन रादर, आई वुड से। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ जब आप इस इकोसिस्टम का पार्ट हुआ और आपको लगा कि इस पे मुझे बोलना चाहिए, लेकिन इकोसिस्टम ने कहा कि नहीं जी बोलना? जी, इस तरह की एक घटना हुई जहाँ पे दिल्ली में जो है एक लड़का था, हिंदू लड़का था, उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। तो मुस्लिम लड़की की फैमिली ने उसको मार दिया। तो अब क्या होता है, व्हेन द रिवर्स हैपन्स, जब मतलब
ऑनर किलिंग दूसरी तरफ होती है, हिंदू की होती है, दलित की होती है, तब तो हम लोग बहुत आउटस्पोकन होते हैं। लेकिन अब अगर मुस्लिम फैमिली ने हिंदू लड़के की ऑनर किलिंग कर दी, तो हिंदुस्तान तो आज़ाद मुल्क है, दे एक्चुअली दोनों एडल्ट थे, उनको पूरा फ्रीडम था शादी करने का, चाहे वो कन्वर्ट करके करते या स्पेशल मैरिज एक्ट में करते, जैसे भी करते। तो उस टाइम पे जो है मैंने कुछ उस पर अपनी टिप्पणी दी थी कि ये तो गलत चीज़ है, और मतलब आई फेस्ड अ वेरी सिवियर बैकलैश। जेएनयू में? तो नहीं, नॉट फ्रॉम JNU, फ्रॉम लाइक माई मुस्लिम सपोर्टर्स, कि आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये ना वन वे ट्रैफिक नहीं है। सेक्युलरिज्म इज़ नॉट अ वन वे ट्रैफिक। या तो आप बोल दो, या तो आप डिक्लेयर कर दो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कैन नॉट मैरी। लेकिन उसमें क्या होता है, जो मुस्लिम लड़के होते हैं उनको तो आज़ादी है हिंदू लड़कियों से शादी करें, बट एज अ मुस्लिम फीमेल आई डोंट हैव दैट फ्रीडम। सो या तो आप पूरा डिक्लेयर कर दो कि नहीं जी, हिंदू मुस्लिम आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, या तो आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हैं, हम शरिया लॉ के अंडर नहीं रहते। उस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बुरा लग सकता है कि आपकी, मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी फैमिली को बुरा लग सकता है कि आपकी बेटी ने जो है आपकी मर्ज़ी के बगैर शादी की। मैं सोसाइटल टर्म्स में बात कर रही हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबको हक है शादी का। अब उसमें क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अब एडवोकेट करेंगे, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, उन्होंने तो एडवोकेट ही किया था कि जो इंटर रिलीजियस, इंटर कास्ट मैरिज है वो सब होना चाहिए, तभी जाके हम एक होमोजेनस सोसाइटी बनेंगे। नहीं तो वो हमेशा ही हम लोग साइलोज में रहेंगे। इंटरकास्ट के लिए उन्होंने कहा था, इंटर स्पेशली। कास्ट के लिए, हाँ। तो तब जाके उन्होंने कहा था। मेरी आपत्ति बस इतनी रहती है, मुझे लगता है देखिए, दो एडल्ट हैं, उनको पूरा हक है कि वो एक दूसरे से शादी करें। बस आपत्ति है कि अगर लड़का मुसलमान है तो उसको कैटेगोरिकली बताना चाहिए कि मेरा नाम सलमान, शाहरुख, कुछ भी है। वो जो केसेस आते हैं ना जिसमें हाँ नाम जी, हिंदू का बताया, deception बाद है, में हाँ। लड़की को पता चला अरे यार ऐसा हो गया, उसको बता के करो जो करना। एंड सेम वाइस वर्सा, हाँ। कि कोई हिंदू लड़का है तो वो मुस्लिम नाम ना रखे, राइट। और फिर वो मतलब लड़की को भाई क्लैरिटी होनी, भाई मेरी बेटी है, मैं तो चाहूंगा ना उसकी जिससे भी शादी हो उसको सही लड़का कौन है ये जी, पता हो। जी, जी, अगर उसको बिल्कुल। मुसलमान से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है तो फिर क्या दिक्कत है? लेकिन सुशांत, आजकल मार्केट बड़ा ख़राब है बेसिकली। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सो दिस इज़ नॉट द ओनली डिसेप्शन दैट पीपल डू। अगर आप देखें आजकल, मतलब जो डेटिंग लाइफ है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि लोग जो है इतने मुखौटे पहनते हैं, वो दिखाएंगे कि हम तो जी बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड, फेमिनिस्ट, वो ये। फिर आपको पता चलेगा कि वही लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को पीट रहा है। ये भी है बहुत। तो आप सही बात कह रहे हैं कि मतलब वाइल वी आर्ग्यू कि मतलब विमेन को फ्रीडम होना चाहिए, बट विमेन को सतर्क भी बहुत रहना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है इतने स्कैम्स हो गए हैं। आप देखते हैं आजकल ये टिंडर बम्बल है, तो इस पे जो है कई सारी लड़कियां, मतलब मेरी अपनी एक फ्रेंड है, उनको जो है कोई लड़का जो है वहाँ पे मिल गया, तो मुझे बोलने लगी कि ये जो बोल रहा है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने कहा अच्छा यार, मेरे को मिलवा, फिर पहले मैं देखती हूँ क्या है बंदा, लेट मी साइज हिम अप। तो वो जो है वो उसका कंप्यूटर पैसे लेके भाग गया, एंड में ही वाज अ कॉन मैन। अरे बाप रे। This is not the only deception. तो yes, women will have to be very careful in evaluating. अच्छा, हम आपके जेएनयू के दौर पे थे, मुझे ये भी बताइए, जब आप जेएनयू पहले पहुंची, हाँ जी, तो आपको समझ में आया कि आप धीरे धीरे इस विचारधारा से जुड़ी या इकोसिस्टम का पार्ट बनी, या इकोसिस्टम खुद ही ट्रैप कर लेता है लोगों को कि कौन आ रहा है, इसको जरा खींचो, इसमें ट्रैप potential- किसी को नहीं करता वहाँ पे। जो है देखिए, मोस्ट ऑफ द JNU स्टूडेंट्स वो अपनी पढ़ाई लिखाई में होते हैं, वो UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अब्रॉड अप्लाई कर रहे होते हैं। देयर इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ JNU इज़ पॉलिटिकल। वो सिर्फ आपने उस मूवमेंट के दौरान देखा होगा, जिस मूवमेंट को मैं लीड कर रही थी उस टाइम पे आपने देखा होगा, बिकॉज JNUSU प्रेजिडेंट वॉज अरेस्टेड, इसलिए आपको दिखे होंगे 8,000 स्टूडेंट्स जो है वो कैंपस में विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता। अदरवाइज़ वहाँ पे जो है हमारे प्रोटेस्ट में मतलब 15-16 लोग से ज़्यादा नहीं होते थे। ये दिस वाज द सॉर्ट ऑफ परसेंटेज। बट क्या होता है, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या जब आप समाजशास्त्र की पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पे ना एक रैडिकल एलिमेंट आपके अंदर मैं रैडिकल बुरी तरीके से नहीं बोल रही, मैं अच्छी तरीके से बोल रही हूँ, अच्छे सेंस में बोल रही हूँ, कि आप पढ़ तो रहे हैं, आप डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्लास में पढ़ रहे हैं, आप मार्क्स को क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप अपने अराउंड देखते हैं कि हमारे अराउंड तो डिस्क्रिमिनेशन है, हमें तो इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो वो एक होता है, वो एक डिफरेंस है साइंसेज में और सोशल साइंसेज में। आपकी कन्हैया और उमर खालिद की दोस्ती थी? नहीं,
नहीं वी वर फ्रेनेमीज, इफ यू कैन से दैट. फ्रेनेमीज का मतलब वी वर इन डिफरेंट लेफ्ट ग्रुप्स. मतलब कन्हैया ने जो है हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को हराया. So you can understand, we were in opposite panels. So we won against one another's panel. उमर तो वो तो उसमें नहीं थे, वो तो इलेक्टोरल उसमें नहीं थे. लेकिन उनके साथ मेरी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई है ऑल पार्टी मीटिंग्स में. अच्छा. मतलब नॉट लड़ाई एज इन आर्ग्यूमेंट्स ऑन इश्यूज, on campus related issues, on admission policy issues. We have had disagreements. We have, तो ऐसा कुछ नहीं है कि you know ये अब मतलब JNU is also an enigma. It's, तो जैसे कन्हैया को लोग कई बार कहते हैं कि भाई उन्होंने कहीं पे बाद में कहा कि उमर खालिद से किसी ने पूछा शायद कि आपके उमर खालिद तो दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि किसने कहा कि उमर खालिद मेरा दोस्त था. yeah, it doesn't. It's left groups are each at each other's throats all the time. Left is very very sectarian. आपको मतलब नून नुक्ते का फ़र्क जो है उस पे जो है लड़ाइयाँ हो जाती हैं ऑल पार्टी मीटिंग्स में कि आपने जो है LGBT राइट्स पे ये स्टैंड क्यों लिया, ये स्टैंड क्यों नहीं लिया. एक टर्म के उस पे इशू पे डिफरेंस, ऐसा नहीं है. वी वर ऑल इन डिफरेंट लेफ्ट ग्रुप्स with all our different ideologies, and we used to have a lot of ideological disagreements. तो अब क्या होता है मीडिया में कैसे चीज़ें बोल रहे होती है. एक्चुअली वो भी हुआ ना जब वो प्रदर्शन हुआ. Yes. तो कन्हैया नारे लगा रहे थे, आप बगल में खड़ी हाँ, थी, उमर खालिद हाँ, दिख रहे थे. तो ऐसा लगता है ना भाई कि लेफ्ट हैं और सब एक साथ हैं, तो इसका मतलब दोस्ती तो होगी, बात तो होती है. certainly I can tell you for myself, I made sure that I stand up for everyone. देखिए जब वहाँ पे मूवमेंट चला, जब कन्हैया उमर जब इनको अरेस्ट किया गया था, there was a section in the campus which was saying कि नहीं आप सिर्फ कन्हैया के लिए बोलिए, क्योंकि कन्हैया इलेक्टेड JNU प्रेसिडेंट है, आप सिर्फ उनके लिए बोलिए. बट आई एम वेरी हैप्पी कि उस मूवमेंट की जो लीडरशिप है वो मेरे हाथ में थी, बिकॉज आई इंश्योर्ड एंड आई पर्सनली इंश्योर्ड. मैंने टीचर्स एसोसिएशन से झगड़ा किया इस चीज़ पे कि नहीं, हम लोग बात करेंगे तो सबकी करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उमर खालिद का नाम, ऐसे भी लोग थे जो बोलते थे कि उमर खालिद का नाम आप ना लें. आई पर्सनली मेड श्योर कि मूवमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक उमर इज़ नॉट रिलीज्ड. पहले कन्हैया को रिलीज़ किया गया तो उससे एक डर था कि मूवमेंट फिजल आउट हो जाएगा. बट आई पर्सनली मेड श्योर कि मूवमेंट का जो है मोमेंटम उतना ही स्ट्रांग रहेगा जब तक कि सारे हमारे स्टूडेंट्स रिलीज़ नहीं होंगे. बिकॉज आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे भले ही उमर मेरे अगेंस्ट हो, भले ही कन्हैया मेरे अगेंस्ट हो. व्हेन आई एम एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तब मैं सबको रिप्रेजेंट करती हूँ. तब मैं सिर्फ अपने आयसा वालों को नहीं रिप्रेजेंट करती हूँ, तब मैं ABVP वालों को भी उस वक्त रिप्रेजेंट करती हूँ. नहीं, और आप तो रिप्रेजेंट करती हैं. वैसे भी चर्चा कई बार ये होती है कि राइट विंग को ये सीखना चाहिए कि लेफ्ट विंग में कुछ हो जाए तो कितनी कट्टर दुश्मनी हो लेकिन सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और उसके बाद सपोर्ट करते हैं. राइट विंग जैसी जो चीज़ आजकल उड़ती है, लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग खत्म है. इन ग्रुप आउट ग्रुप. हाँ. ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए गॉड फॉरबिड चीन ने कोई हमला कर दिया इंडिया पे, जैसे 1961 में हुआ, तो पूरा मुल्क एक साथ खड़ा हो गया. उस टाइम पे फिर वो नहीं रहता कि आप मेल हैं, मैं फीमेल हूँ, आप हिंदू हैं. इट इज़ व्हेन एन इन ग्रुप, मतलब इन ग्रुप पॉलिटिक्स जो है वो तभी स्ट्रांग होती है जब कोई परसीव्ड अटैक होता है. तो आपने जो अर्लियर जो क्वेश्चन पूछा ना, इट टाइज बैक इनटू दैट कि ये जो मुस्लिम्स को कंसोलिडेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप उनको बोल दो कि आपके ऊपर एक अटैक है. सो दिस ऑल्सो वर्क्स. सो दिस इज इन ग्रुप पॉलिटिक्स. अच्छा, अभी हाल के दिनों में आपकी कन्हैया की कभी बात भी हुई है उसके बाद? जी, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा उस टाइम मैंने उनको अपनी शुभकामनाएं दी. तो अभी उन्होंने जनरल इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया. आई थिंक अच्छा, आपने उनसे नहीं पूछा कि इतना गाली दिए भाई कांग्रेस को, वहीं चले गए, फिर राहुल गांधी को उन्होंने बोला कि खत्म है ऊपर से मामला? सुशांत, यू हैव टू मेक अ डिफरेंस. वी हैव टू ग्रो आउट ऑफ कॉलेज. लाइक अब अगर हम कॉलेज के लाइफ में ही 20s के माइंडसेट में उनके साथ भी फिर वही हुआ जो आपके साथ हुआ कि वहाँ की पॉलिटिक्स में वो जब थे तो उनको लगता था कि दुनिया इतनी है, बाहर निकले तो उनको समझ में आया कि दुनिया और बड़ी है. नहीं, यू हैव टू फाइंड अ वे टू कंट्रीब्यूट. देखिए मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ एक दिन. तो उसमें ना मैं आई कैन नॉट जस्ट कीप सेइंग कि हॉस्टल का इशू, फी राइज का इशू, स्कॉलरशिप का इशू. आई विल हैव टू स्पीक टू द कंसर्न्स ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल. अगर उनका कंसर्न टेररिज्म है, आई विल हैव टू टॉक अबाउट इट. अगर उनका कंसर्न रिजर्वेशन है, आई विल हैव टू टॉक अबाउट इट. तो आपको ना, इफ़ यू हैव टू बी अ नेशनल लीडर, you have to talk about national issues. You have to be with, not that I am with any political party. ऐसा नहीं है कि मैं किसी political party में हूँ, लेकिन अगर आपको समाज में contribute करना है
तो आप ना आपको उस पार्टी के दायरे से, यूनिवर्सिटी के दायरे से, विचारधारा के दायरे से आपको एक्चुअली बाहर आना पड़ेगा. दिस यू कैन सी. अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो हर किसी से बात करते हैं, वो मुस्लिम लीडर्स से मिलते हैं, वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिले, वो रशिया के प्रेसिडेंट से मिलते हैं. सो यू हैव टू हैव अ बिगर विजन व्हेन यू आर लीडिंग, when you are elected, when you are representing, you know, when you are in a representative capacity, तब आपको अपना बहुत बड़ा विजन रखना पड़ता है. आप पहले एंटी मोदी थी? Yes, of course I was anti-Modi. There is no secret about it. I can't. नहीं, देखिए, दो I चीज़ can't hide it. नहीं, आपने कहा ना कि एक था कि आप सिस्टम के खिलाफ थी, हाँ. मोदी के खिलाफ नहीं थी. इसलिए मैंने पूछा कि क्या आप मोदी के खिलाफ थी, एंटी मोदी? मोदी के ही, जी, मोदी के ही खिलाफ तो हम लोगों ने पूरा अपना पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग जो पूरा आर्टिकुलेशन है वो किया. देखिए, देयर इज़ अ फेज़ जिस टाइम पे जो चीज़ गलत थी उसको बोला. फॉर फिर ये एग्जाम्पल चेंज कब आया एग्जैक्टली आपको याद है, जब लगा कि नहीं यार मैं गलत कर रही हूँ, ये आदमी वैसा नहीं है? देखिए, मैं जब एब्रोगेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद में मैंने एक ब्रेक ले लिया पॉलिटिक्स से. बिकॉज ना मैं करे जा रही थी पॉलिटिक्स, कुछ विजन नहीं कि कैसे चेंज होगा. एंड आई एम नॉट अमंग दोज लीडर्स कि मैं अभी भी लोगों के बीच में जाके उनसे झूठ बोलूँगी कि भाई मैं 370 वापस ले आऊँगी, आप मुझे वोट दे दो. मैं ये नहीं कर सकती. तो मैंने एक ब्रेक ले लिया पॉलिटिक्स से. एंड मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इस तरह से बताऊँ कि वी हैव टू सी कि नाउ वी हैव टू बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन. वी कैन नॉट ऑलवेज बी पार्ट ऑफ प्रॉब्लम तो आपने आर्टिकुलेट किया, ठीक है, प्रॉब्लम मोदी जी ने सॉल्व भी कर दिया, तो अब आप फिर भी प्रॉब्लम ही बोलते रहेंगे तो इट इज़ डिसऑनेस्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जो कश्मीर के रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो थी ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, दैट वाज द प्रॉब्लम. मैं तो वो आज़ादी एंड सेसेशनिस्ट उसके साथ नहीं थी. ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी. तो या तो आप कुछ बेटर करके दिखाओ, तो या तो जो कर रहा है बेटर, तो या तो उसको सपोर्ट करो. तो दैट इज़ द एंड आई एम नॉट, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी की मेंबर हूँ. एज अ सिटीजन आई एम सेइंग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, देखिए एनसीपीडीपी उनके अपने कंपल्शंस हैं, वो नहीं बोल पाएंगे कि मोदी ने अच्छा काम किया. हालांकि बोलते, इवन ऑल ऑफ देम आर अग्रीइंग कि सिक्योरिटी सिचुएशन इज़ बेटर. वो ऐसे ऐसे गाँव में जाके कैंपेन कर रहे हैं, मतलब जिनको बोला जाता था छोटा पाकिस्तान, ऐसे ऐसे गाँव में जाके वो कैंप, जहाँ पे मेन स्ट्रीम का बंदा नहीं जा सकता था विदाउट जेड सिक्योरिटी, तो इवन वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं. लेकिन मैं अब एनसीपीडीपी से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी ना वो आके मोदी जी की प्रशंसा करेंगे. लेकिन मेरी तो कोई पॉलिटिकल कंपल्शन अब है नहीं. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं हूँ. आप जाएंगी बीजेपी तो में? ऐसा कोई, मैंने संन्यास ले लिया है फ़िलहाल पॉलिटिक्स से. मैं किताबें लिख रही हूँ. आई वांट टू कंट्रीब्यूट टू सोशल रिफॉर्म. मैं जो है कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ. क्योंकि ना देखिए, पॉलिटिक्स का बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट है. होता है पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट, लेकिन जब आप गवर्नमेंट में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं. ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे वो कर रहे हैं सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इंडिजनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, वो बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं क्योंकि वो ले सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है. लेकिन ना कांस्टेंट बस टीवी चैनल्स पे रात को चिल्लाना प्राइम टाइम पे पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट, यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू सोसाइटी. नहीं, लेकिन मान लीजिए आपको सरकार में कुछ ऐसी जिम्मेदारी मिल जाए तो आप जा सकती हैं, क्योंकि अगर जी आप बिल्कुल अगर इस तरह की कोई जिम्मेदारी मिलती है, बिल्कुल मैं चली जाऊंगी. लेकिन मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, हमें सरकार का वेट करने की ज़रूरत नहीं है. मैं जो है अपने इनिशिएटिव पे, फॉर एग्जांपल, खुद रिसोर्सेज जो है इस टाइम पे मोबिलाइज़ करके मैं कश्मीरी यूथ को जो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई स्किल्स जो है ये सिखा रही हूँ. ये ट्रेनिंग्स उनके लिए ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एक कश्मीर को लेके एक इकोनॉमिक विजन है, इकोनॉमिक थियोरी ऑफ चेंज है, जिसको मैं ऐसे समझाऊँगी. एग्रीकल्चरल लैंड लिमिटेड है, इंडस्ट्रियल लैंड लिमिटेड है. आप हांगकॉन्ग या सिंगापुर जैसा फाइनेंशियल हब नहीं बना सकते हैं जिसमें 100 फ्लोर के स्काई स्क्रेपर हो. क्यों? क्योंकि वो एक सीस्मिक जोन है. सो देर आर लिमिटेशंस. बट व्हाट इज़ द वन थिंग, फिर हम लोग प्रोग्रेस कैसे करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर का जीडीपी कैसे बढ़ेगा? हाउ विल वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट? ये जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, उसमें विकसित जम्मू कश्मीर कैसे बनेगा? तो उसमें मेरा थियोरी ऑफ चेंज है, वी हैव टू फोकस ऑन सर्विसेज. और सर्विसेज का मतलब ये नहीं है कि कश्मीरियों को हमेशा आप घोड़े वाले और होटल वाले बन के ही रहना है. नहीं, वी हैव टू लर्न टेक स्किल्स, वी हैव टू लर्न एआई स्किल्स, वी हैव टू लर्न जनरेटिव एआई स्किल्स, वी हैव टू बी फ्यूचर रेडी.
फ्यूचर की मार्केट में वी हैव टू मेक आवर कंट्री प्राउड, वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रॉन्ग। अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, आप अगर अमेरिका के क्लाइंट के लिए आप जम्मू कश्मीर में बैठ के AI बेस्ड सोल्यूशन बना रहे हैं, तो आप GDP को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने आप को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप अपनी स्टेट को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यूनियन टेरिटरी इंशाल्लाह समडे इट विल बिकम अ स्टेट। या सो दिस इज माई थियोरी ऑफ लेकिन चेंज। इसके लिए शैला बहुत सारे लोगों को इस माइंडसेट से भी निकलना होगा ना, जिनके लिए बुरहान वानी हीरो है, जिनके लिए अफजल गुरु हीरो है। आज भी कितने कश्मीरी हैं जो क्या ये मानने को तैयार हैं कि बुरहान वानी वाज अ टेररिस्ट? सुशांत, आई थिंक यू शुड गिव कश्मीरीज मोर क्रेडिट देन दैट। कश्मीरीज पिछले 4 साल से जो है वो शांत बैठे हुए हैं। आप पॉलिटिशियंस को माइनस छोड़ दीजिए, जो 4 डायनेस्टी के पॉलिटिशियन है वहाँ पे उनको छोड़ के आप देखिए बाकी लोग वहाँ पे क्या कह रहे हैं। मुझसे, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ किसका, मतलब बट बिजनेसमैन दे हैव आस्क्ड मी, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी की A टीम हूँ, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग क्यों करा रहे हो इलेक्शन? हमने तो 30 साल बाद अब बिजनेस करना शुरू किया था, 4 साल, इतना जल्दी क्यों करवा रहे हो इलेक्शन? ये ट्रेडिशनल पार्टीज आएंगी फिर से वही मेस कर देंगी। दिस इज़ वॉट पीपल, सो आई थिंक यू हैव टू गिव कश्मीरी पीपल मोर क्रेडिट दैन दैट। हम लोग वहाँ पे विकसित भारत, विकसित जम्मू एंड कश्मीर के अंडर हम लोगों ने ट्रेनिंग्स करवाई, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स हम लोग करवा रहे हैं, उसमें 100 लोग आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जिन लोगों का आपने नाम लिया, उन लोगों के डिस्ट्रिक्ट से लोग आ रहे हैं। सो यू हैव टू गिव कश्मीरीज, कश्मीरीज शुड नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर पॉलिटिशियंस। एक प्रश्न पूछता हूँ, फिर मैं उसको लीड करूंगा कहीं, हाँ। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी। कि क्या आपकी नज़र में बुरहान वानी टेररिस्ट था? बुरहान वानी had taken up arms against the state, it is a fact. I am not sure, एक बार इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी क्योंकि कुछ मेरा वीडियो चल गया था। If I am not mistaken, बुरहान वानी did not kill anyone. Or is it? Am I wrong about it or am I right about it? एक बार मैंने कुछ बोल दिया तो फिर कंट्रोवर्सी हो गई थी। He had taken up arms against the state, definitely. If there was a better method, अगर उनको सरेंडर करवाया जा सकता था, दैट वुड हैव बीन बेटर, येस। बिकॉज देखिए मेरी जो एक यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़ी है, यूटिलिटेरियन फ़िलासफ़ी यानी मैक्सिमम कश्मीरी लाइव्स शुड बी सेव्ड। वो चाहे सरेंडर से हो, वो 370 नहीं, ये हटाने दूसरा से पार्ट हो। है। जैसे देखिए, एक हमको पहचानना पड़ेगा कि बुरहान वानी को क्या पकड़कर सुधारा जा सकता था या बुरहान वानी के साथ क्या हो सकता था, लेकिन पहले ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बुरहान वानी टेररिस्ट था He या was नहीं part of a terrorist organization. Yes. He had taken up अफजल arms गुरु against the टेररिस्ट state. था या नहीं? दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बिकॉज उस टाइम जो है जुडिशरी ने बेस्ड ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक थिंग्स अबाउट इट विच आई डोंट वांट टू गो इनटू, विच इज़ वाई मतलब जो ये अफजल गुरु बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, मैं आपको बताऊंगी कश्मीर में आम क्या चलता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2014 का जो जनरल इलेक्शन था उसको जीतने के लिए मतलब जल्दबाजी में अफजल गुरु को ये कर दिया था, हैंग कर दिया था। ये सारी चीज़ें भी चलती हैं, ठीक है। हाउएवर जुडिशरी उनका जो है ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा जुडिशल कोई ये हुआ है एग्जीक्यूशन, जुडिशरी ने जो है अपना फैसला उस पर दे दिया था। माई अपील टू यू इज़, माई सिंपल अपील टू यू इज़, वी हैव टू मूव बियॉन्ड अफजल गुरु and Burhan Wani. नहीं, मैंने ये सवाल You इसलिए have to पूछा। allow Kashmiris, Yes. because there are also people like शीतल देवी। शीतल देवी जम्मू के किश्तवाड़ रीजन से हैं। अभी वो पैरालंपिक्स में मतलब उन्होंने इतनी बड़ी मतलब आर्चरी में उन्होंने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल अद्भुत की है, है। वो अद्भुत। दीज शुड बी आवर हीरोज। अब नहीं, आप मैंने इनको भी तो, मैं अब आपकी भी इसमें प्रॉब्लम है मीडिया वालों नहीं, की। मैं आपको बता रहा हूँ। आप सिर्फ बुरहान वानी नहीं, और अफजल गुरु ही नहीं, करते रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने हाँ। लीडिंग क्वेश्चन के लिए इसको रखा था, मैं आपको हाँ बता जी। रहा हूँ। मैंने आपसे बुरहान वानी टेररिस्ट था या नहीं, या अफजल गुरु टेररिस्ट था या नहीं, ये आपसे इसलिए पूछा हाँ। कि मैं जानना चाहता था कि अगर आप आज की डेट में यहाँ पे कह रही हैं कि बुरहान वानी जो है वो टेररिस्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ था, वो स्टेट के खिलाफ खड़ा था, मतलब it's a fact, मेरे कहने से क्या होगा। अफजल हाँ। गुरु जो है उसको फांसी दी गई तो वो देश की कानून व्यवस्था के तहत दी गई। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये बोलने के बाद आप फिर कश्मीर जाएं और आपका कोई विरोध ना हो, आपको जो है ताने ना सुनने पड़े, आपको जो है सोशल मीडिया पे कश्मीरी अगर जो है वो ट्रोल ना करे, तब मुझे लगेगा कि हाँ ये चेंज आ रहा है, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मेरे आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ NCR में। that is exactly what I'm telling you. Kashmir has changed and Kashmiris want to change. और मेरी अब आपसे मीडिया फ्रेटर्निटी से भी मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि आप भी जो है आप भी मूव ऑन करें, कश्मीरी भी मूव ऑन करें, मुसलमान भी मूव ऑन करें और मीडिया भी मूव ऑन करें। अब जो है हमें नए हीरोज़ को दिखाना चाहिए। आप देखिए, अगर आप आज अगर आप कश्मीर पे अचीवर्स पे किताब लिखना चाहें, आपको 600 लोग मिलेंगे।
आप बिल्किस मीर की बात क्यों नहीं करते? बिल्किस मीर, शी इज़ अ कश्मीरी लेडी, शी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी पार्ट ऑफ एन ओलंपिक्स जूरी। आपने बिल्किस मीर का सवाल मुझसे नहीं पूछा, आपने इंशा बशीर का नहीं पूछा, आपने शीतल देवी का नहीं पूछा। इसलिए नहीं पूछा, मैं बताता हूँ। हाँ। क्योंकि इनकी वजह से कश्मीर में हंगामे नहीं हो रहे। No, but हंगामा जिसकी कश्मीर वजह is- से हो रहा है, हाँ। किसी टेररिस्ट को अगर लोग हीरो मान रहे हैं, तो लोगों को ये समझाना कि भाई तुम गलत हीरो मान रहे सुशांत, हो। that हीरो phase ये is हैं जिनका over. आप नाम ले रहे हैं। मेरा प्रयास ये है। That phase is over and you have to allow Kashmiris, you have to allow them at least one generation to move on from this. You have to give Kashmiris more मैं तो credit. चाह रहा हूँ मूव करे कश्मीर। मैं तो आप चाह रहा हूँ देखिए हर जो कश्मीरी मूव जमात करे। इस्लामी के जो कैंडिडेट हैं वो इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ओथ लेने के लिए तैयार हैं। वी हैव टू एम्ब्रेस इट। आज भाई जो अभी हुर्रियत कश्मीर में लीडर्स के बच्चे आतंकी के हैं, भाई ने तिरंगा लहराया, बिल्कुल, तो हम तो वो भी दिखा रहे हैं। हुर्रियत वालों के जो बच्चे हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो नॉमिनेशन फॉर्म्स, जो गलती 1987 में हुई वो गलती अब हम ना करें। जो ये डिस्ट्रस्ट है कश्मीरीज का, डिस्ट्रस्ट मुसलमानों का, ये ख़त्म करना पड़ेगा। आपको भी मूव ऑन करना पड़ेगा, हमें भी मूव ऑन करना पड़ेगा। मैं मान रही हूँ मैं बस ये बात। कह रहा हूँ शैला कि जैसे सेक्युलरिज्म वन वे ट्रैफिक नहीं है, वैसे ही ये भी वन वे ट्रैफिक नहीं है। मीडिया देखिए, मीडिया ने लास्ट कब बुरहान वानी की खबर दिखाई? नहीं दिखाई। हम अफजल गुरु की खबर नहीं दिखाई। अभी अफजल गुरु का नाम इसलिए आया क्योंकि हाँ। आतिशी सीएम बन गई, तो लोग अफजल गुरु की थोड़ी चर्चा करने लगे क्योंकि आतिशी के What is माता आतिशी यार? आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी रुके इसके लिए जो है उन्होंने सिग्नेचर नहीं, देखिए कैंपेन उस पे चलाया। बहुत सारे तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी वरना बातें अफजल गुरु की उठाई चर्चा थी। भी नहीं होती। हाँ, So- उस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें उठाई थी। आई एम सेइंग नाउ द डिस्कोर्स नीड्स टू चेंज। ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट भी एक टू वे स्ट्रीट है। अगर आज सरजान बरकाती की बेटी, अगर आज जमात इस्लामी के लोग, अगर आज हुर्रियत वालों के बच्चे, अगर आज वो इलेक्शन का नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो 1987 में कांग्रेस और एनसी ने जो गलती की है वो आज मोदी सरकार ना करे। इनको भी, वो भी हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी पे ट्रस्ट अपना फिर से दिखा रहे हैं जो उस टाइम इरोड हुआ था। हम भी उनको ट्रस्ट करें। तो आवर हीरोज़ टुडे, वी हैव टू प्रोजेक्ट न्यू हीरोज़। मुझे आप बताइए, आपके चैनल में आपने बिल्किस मीर को बुलाया इंटरव्यू के लिए? मैंने शैला रशीद को पॉडकास्ट के लिए बुलाया। आपने मेरे इंशा लिए, बशीर को, मुझे लगता है आप जो हैं वो लोगों के लिए एक मिसाल हो सकती है। मैंने आपको जी बुलाया। बिल्कुल। और अगर आप कश्मीर में ढूंढने के लिए निकले ना, मतलब देयर आर 1000 अचीवर्स। किसी ने जो है कोई जैकेट बनाई है जो खुद से चार्ज होती है, किसी ने कोई इनोवेशन किया है, एक लड़का है वो फुटबॉल स्टंट्स करता है। मैं आपको लिस्ट दे सकती हूँ सुशांत कि कश्मीर में कितने बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। नहीं, वैसे मीडिया बिहार वालों का भी नहीं दिखा पा नहीं रही, नहीं, कईयों का मीडिया नहीं जो दिखा है पा ना रही। वो बहुत ऑब्सेस्ड है। वो सिर्फ उनको कोई डायनास्ट मिल जाए, उनको कोई डायनास्ट का बच्चा मिल जाए, वो सिर्फ उन्हीं को प्राइम टाइम नहीं, ऐसा देंगे। नहीं है। डायनास्ट का बच्चा जो है वो एलओपी है, तो क्या कर सकते हैं? आप उसका कुछ देखिए नहीं ना, कर आप अपने सकते। भी आप अपने, नहीं नहीं, मैं वहाँ की बात नहीं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, आप कश्मीर जाएंगे, आप वहाँ पे इंटरव्यू करेंगे, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनका आप इंटरव्यू करेंगे, 3-4 लोगों का आप लोग इंटरव्यू करेंगे। इनको भी तो दिखाइए ना दिस, लाइक एडमिट कीजिए आप लोगों का भी एक ब्लाइंड स्पॉट है मीडिया फ्रेटर्निटी का। ब्लाइंड स्पॉट हो ना हो, हमारे में कमियां बहुत है, ये मैं मानता हूँ। सो मेनी कश्मीरीज हु आर डूइंग सच अमेजिंग वर्क। मतलब स्विमिंग में इतने वहाँ पे चैम्पियन निकले हैं, एशियन गेम्स में इतने जो है बॉक्सिंग में चैम्पियन निकले हैं। मैं मेरे पास, मैं नाम भूल रही हूँ, मतलब इतने लोग हैं। क्योंकि अगर आप उन पे किताब लिखने के लिए बैठे ना, उस पे 6 किताबें आप लिख सकते हैं कि कितने अचीवर्स नहीं, हैं। लेकिन हम लोग कश्मीर में विकास हो रहा है ये दिखा रहे हैं, और उसके राइट। बाद कहा जाता है कि हम गोदी मीडिया है इसलिए हम दिखा रहे हैं। तो समस्या वहां पे भी है। लेकिन ठीक है, देखिए हमको गाली से फर्क पड़ता नहीं, हम राइट। अपना काम कर रहे हैं। जैसे राइट, आप you कर रही हैं, cannot- आपको इतनी हाँ गालियां जी, पड़ रही हैं, फिर भी आप कर रही हैं। हाँ। वो चीज़ चलती रहती है। एक अंग्रेजी में कहावत है, टू अवॉइड क्रिटिसिज्म डू नथिंग, से नथिंग एंड बी नथिंग। तो मैंने भी इसको 3-4 साल फॉलो किया, मुझे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। बट वंस आई हैव स्टार्टेड टू वर्क, मैं अब स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ, बहुत चीज़ों पे काम कर रही हूँ, कुछ चीज़ों पे अपनी टिप्पणी भी कर रही हूँ, तो क्रिटिसिज्म होगा। तो या तो आप नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएं, इफ़ यू आर ए नोबडी, तब तो आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। क्रिटिसिज्म हो रहा है मतलब आप कुछ कर रहे हैं, कुछ मीनिंगफुल आप कर रहे हैं। अभी कश्मीर के लिहाज से कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे शानदार की है, वो आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि आप कश्मीर जाती रहती हैं। लोगों की जानें बचाइए, इससे बड़ा क्या हो सकता है? और आप देखिए, मतलब नॉट जस्ट सिविलियंस, जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स है बिटवीन 2018 एंड 2023, अगर आप देखें उनमें कितना फॉल हुआ है, सिविलियन किलिंग्स में कितना फॉल हुआ है,
जो जवान हैं उनकी हत्याओं में उनकी कितने मतलब उनकी जो शहादत है उसमें कितना फॉल हुआ है। क्या ये नहीं है इंसानियत? तो अगर हम लोग जो वाजपेयी पैरामीटर्स हैं, जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत, अगर हम उन 3 पैरामीटर्स को देखें तो जो पहला पैरामीटर है वाजपेयी पैरामीटर जमहूरियत, ठीक है? जमहूरियत पे खरा उतरा है ये जो अभी का प्रशासन है। इतने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो कभी भी नहीं हुए। अब देखिए आप ये जो एनसीपीडीपी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये परेशान हो रखे हैं, अरे इतने इंडिपेंडेंट कहाँ से आ गए? हर किसी को बोल रहे हैं तुम मोदी की बी टीम हो, जमात इस्लामी को, हुर्रियत वालों को, सबको बोल रहे हैं। जो मतलब जो लोग जेल में हैं उनके बच्चों को बोल रहे हैं तुम बीजेपी की बी टीम हो। यानी कि डेमोक्रेसी तो एक्चुअली अभी आई है। पहले तो कोई एक दल लड़ता था तो वो कौन सी डेमोक्रेसी है? दिस इज़ द एक्चुअल डेमोक्रेसी। अच्छा, दूसरा वाजपेयी पैरामीटर इंसानियत, इंसानी जानें बची हैं, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कश्मीरियत, कश्मीरियत में आप देख लीजिए, मतलब कश्मीरी पंडितों के लिए जो है वहाँ पे फ्लैट्स बन रहे हैं, ठीक है? तो दिस इज़ अ कॉन्क्रीट, ये तो आप मानेंगे ना कि कॉन्क्रीट अचीवमेंट है, कि ये भी गोदी मीडिया ही है। दिस इज़ अ कॉन्क्रीट अचीवमेंट। हाँ, अब वहाँ पे पाकिस्तान अमन रहने देगा कि नहीं वो एक दीगर सवाल है। शियाओं के लिए पहली बार जो है 30 साल में उनको मुहर्रम का वो जो है ताज़िया वो निकालने दिया शहर के थ्रू। ये नहीं है कश्मीरियत, हम जो कश्मीरियत की बात करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो तीनों वाजपेयी पैरामीटर्स हैं, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, उस पे मोदी गवर्नमेंट खरा उतरी है और मोर देन खरा उतरी है। देखिए, उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि लोग जो है ना, लोग सेंटिमेंट पे वोट करते हैं। मैं मानती हूँ ये बात। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ वहाँ पे कल को बीजेपी का चीफ बन भी सकता है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन जो एक वोटिंग होती है ना वो एक अलग ही बॉल गेम है। उधर पे फॉर एग्जांपल आप मुझसे पूछें, मेरी जो ट्रेडिशनल सिंपैथी है मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ है, क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम दिस सिटी, मैं श्रीनगर सिटी से हूँ। हम लोग ना ट्रेडिशनली हम लोगों की सिंपैथी एनसी की तरफ होती है, वो बहुत डीप रूटेड है। अब उसको अब अगर मुझे वोट करना हो डिसाइड बिटवीन एनसी एंड बीजेपी कैंडिडेट, मेरा पहला प्रेफरेंस एनसी के लिए होगा। दूसरा प्रेफरेंस होगा कि कौन है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, विच इज़ फॉर एग्जांपल मेरी कंस्टिट्यूएंसी में अल्ताफ़ बुखारी, ही इज़ द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। वोटिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, आप उसको भूल जाइए, क्योंकि अब मैं कहूँगी कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कश्मीर में, आप कहेंगे फिर वोट क्यों नहीं दे रहे? वोट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो देखिए सुजान जी, कुछ चीज़ें जो होती है वो देश के लिए की जाती हैं, हर कोई चीज़ वोट के लिए नहीं की जाती है। जो मोदी गवर्नमेंट ने कदम उठाए हैं कश्मीर में, उससे ऑब्वियसली दोज आर वेरी बोल्ड मेजर्स। बोल्ड मेजर्स का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं बोल्ड मेजर्स, उसका मतलब ये होता है कि इसका पोटेंशियल है बहुत सारे लोगों को नाराज़ करेगा, ठीक है? तो उन्होंने, मुझे तो लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने पार्टी को सैक्रिफाइस करके, नेशन को आगे रख के वो कदम उठाए हैं। और जो है कि इतना जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव रीजन है, वहाँ पे पीस एस्टैब्लिश करना, इसके लिए उनको वोट भले ही ना मिले, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए तो काम किया है। अब भले ही उनको उसके लिए वोट ना मिले, क्रेडिट तो हम दे सकते हैं, एक्नॉलेज तो हम कर सकते हैं, हम पे तो कोई पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं है। अब जहाँ पे सवाल आता है जे.एंड.के में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक, पहले तो वायलेंस गिरा है, वो पहली चीज़ है, ठीक है। दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, नई हाईवेज़ बन रही हैं, नई हाईवे कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखें जो चिनाब रेलवे ब्रिज है, ठीक है, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वो आईफिल टावर से भी बड़ा है, वो आईफिल टावर से भी वो 35 मीटर ऊपर है उसकी हाइट, ठीक। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है, ये आपको बात मालूम है कि पिछले 30 साल से, या जब से भी रेलवे ट्रैक स्टार्ट हुए हैं हिंदुस्तान में, जम्मू और कश्मीर के बीच में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं थी। अब पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी हो रही है, ठीक। इसी तरीके से 2018 में जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं, यानी जो ये गुजर बकरवाल होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बकरी चराने के लिए, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि स्कूल के लिए तो आपको एक जगह होना पड़ेगा ना। 2018 में उनके लिए 25 मोबाइल स्कूल्स बनाए गए, ठीक है। तो इसकी तो कोई बात नहीं करता, इसकी तो चर्चा ही नहीं है कहीं पे। अच्छा जी, हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है ना, आपको पता क्या प्रॉब्लम होता था? जैसे अगर मैं 1988 बॉर्न हूँ, तो अगर मैं 7th स्टैंडर्ड में हूँ, तो दिल्ली का बच्चा जो 1988 बॉर्न है वो 8th स्टैंडर्ड में होता था। हमारा एकेडमिक सेशन जो है वो एक सेशन पीछे हो जाता था, क्योंकि हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम्स होते थे, उनके मार्च में होते थे। उसकी वजह से हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी, जब AIEEE था तब AIEEE होता था, आज JEE होता है, वो भी जब देना होता था हमें 1 साल का नुकसान होता था। एकेडमिक कैलेंडर जो है वो सिंक किया गया है, आप समझ रहे हैं? मतलब अब अगर आप 1988 बॉर्न हैं,
तो जो दिल्ली का 1988 बॉर्न बच्चा है वो भी 7वीं जमात में है, आप भी 7वीं जमात में है। इन चीज़ों की तो कोई बात ही नहीं करता। हमारे तो पॉलिटिशियन अलग ही चीज़ों पे लगे हुए हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, 370 ये सब चीज़ें। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि शैला आप तो मक्खन लगा रही हैं, आप तो कोई चीज़ जैसे तो कश्मीर में कोई इशू ही नहीं बचा। नहीं, मैं आपको इश्यूज़ भी बताती हूँ, बहुत सारे इश्यूज़ हैं वहाँ पे। सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से जो इशू है वो है वेस्ट मैनेजमेंट का इशू। अगर मैं आज इलेक्शन लड़ रही होती किसी काउंसिल का या किसी असेंबली का, वेस्ट मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट ना होने की वजह से वहाँ पे स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम हो गया है। लोगों को जो है डॉग बाइट्स होते हैं, पूरे पूरे वार्ड हॉस्पिटल्स में जो है वो डेडिकेटेड है डॉग बाइट्स के लिए। इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। Why is NCPDP not talking about it? Why are the traditional parties not? They are saying 370 जो तुम कर ही नहीं सकते हो। फिर आओगे गवर्नमेंट में, फिर बोलोगे हम तो जी यूनियन टेरिटरी हैं केजरीवाल की तरह, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो यार जिस पे कर सकते हो उस पे बोलो, उन चीज़ों पे बोलो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने कोई जादू की छड़ी करके सारे मसले रिजॉल्व कर दिए हैं। स्ट्रे डॉग प्रॉब्लम इट्स अ वेरी बिग लेकिन प्रॉब्लम। इतना होने के बाद भी आप खुद ही मान रहे हैं कि पब्लिक मोदी को वोट नहीं देगी। वो इलेक्शन वो कैंडिडेट तो खड़े करे पहले, उन्होंने तो लोकसभा में इलेक्शन ही नहीं लड़ा कश्मीर डिवीजन में। जम्मू में लड़ा तो जम्मू में दिए वोट लोगों ने। तो देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी डिफरेंट। पॉलिटिकली आपको फिर बहुत संगठन को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। वोटिंग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। लेकिन उन्होंने जो काम किए हैं वो तो राष्ट्र के लिए किए हैं, वो तो देश के लिए काम अभी किए जो हैं। देश में दो धुरी और हैं, एक केजरीवाल और एक राहुल गांधी, आपकी सोच क्या है उनकी पॉलिटिक्स पर? मेरा कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा। आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा सा था इनिशियली, जैसे जब वो हुए थे ना अन्ना हज़ारे प्रोटेस्ट्स इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो मैं भी उसमें एक्टिव थी बिकॉज आई वाज जस्ट अ यंग पर्सन दोज डेज। तो उन दिनों एवरी यंग पर्सन वाज इन्फ्लुएंस्ड। मैं भी कुछ एक आध उनमें चली गई थी प्रोटेस्ट्स में। सो आम आदमी पार्टी आई वाज अ लिटिल अट्रैक्टेड टू, बट कांग्रेस आई वाज नेवर अट्रैक्टेड टू। मेरी जो पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई वो एंटी कांग्रेस से स्टार्ट हुई बिकॉज 2012 में मुझे याद है जो निर्भया रेप कांड हुआ, तो दैट वाज द फर्स्ट प्रोटेस्ट आई अटेंडेड इन माय लाइफ। मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उससे। फिर करप्शन, एंटी करप्शन वाले इस तरह से। तो कांग्रेस आई हैव नेवर बीन लाइक फैसिनेटेड। मतलब मेरा सोशल सर्कल है, आई एम फ्रेंड्स विद people in the Congress, but I am not impressed with their मतलब ना कि वो जो इनडिसाइसिवनेस होती है किसी चीज़ पे स्टैंड ही नहीं लेना, सो यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। राहुल गांधी में आपको पीएम मटेरियल दिखता है? I mean, he has matured of late. You can see that, you know, he has understood कि इंडिया में कैसे पॉलिटिक्स करनी है। उनको ये समझ में आ गया है। तो वो जो ये बार बार कास्ट कास्ट कास्ट, उनको ये तो समझ में आ गया कि हिंदुस्तान में आइडेंटिटी चलती है, तो वो उस पर बोलने लगे हैं। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट, बट आई डोंट हैव एनी अट्रैक्शन टूवर्ड्स लाइक यू नो, बिकॉज उनकी आइडियोलॉजी कभी भी क्लियर नहीं होती है। एटलीस्ट लेफ्ट और राइट में ना आपको एक चीज़ दिखेगी, देयर इज़ अ थियोरी ऑफ चेंज। जो सेंटर है वो थोड़ा स्टेटस कोस्ट होता है। तो मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो थोड़े चेंज ओरिएंटेड होते हैं, जो थोड़े से एंथुजियास्टिक होते हैं, हमें कुछ ना थियोरी ऑफ चेंज चाहिए होता है। हम लोग स्टेटस को पसंद नहीं करते हैं। मतलब मैं अपने जैसे लोगों की बात और कर आपका रही हूँ। केजरीवाल से मोह भंग कब हुआ? दे हैव डन सम गुड वर्क। जैसे दिल्ली में उन्होंने स्कूल्स वगैरह में अच्छा काम किया है, सो दे शुड कंटिन्यू दैट। मेरा कोई ये नहीं है लाइक उनसे उतनी दूरी नहीं है। नहीं, मतलब इट्स एम्बिवेलेंट। मेरा कोई मतलब ना कोई नफ़रत है ना कोई मोहब्बत है उस तरह से उस तरह से ये है। बट हाँ, मेरे जैसे जो लोग होते हैं जो चेंज चाहते हैं, जो स्टेटस को में खुश नहीं है, कि आपको प्रॉब्लम होगी कि अगर यहाँ ट्रैफिक है, अगर यहाँ गड्ढा है, क्यों है। अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं, या तो आप लेफ़्ट में अट्रैक्ट होंगे या तो आप राइट विंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज दीज आर द टू विंग्स दैट सीक चेंज। दे वांट टू चेंज समथिंग इन द मुझे लगता है सोसाइटी। आपको नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स इसीलिए पसंद आ रही है क्योंकि वो चेंज ला रहे हैं, वो स्टेटस को हिला रहे हैं। You can say that. Yeah. Because I wasn't happy with the status quo. मतलब मेरा जो politicization हुआ, that was against the Congress का जो status quo था। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत उथल पुथल रही है। आपके पिता से आपका इतना विवाद रहा, शुरू से आपकी माँ ने बहुत कुछ सहा। वो दौर कैसा था? उससे निकलना या उसका इम्पैक्ट अभी भी रहता है क्या? देख, उसका इम्पैक्ट हमेशा रहता है। आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है,
उसका इम्पैक्ट जो है कभी भी जाता नहीं है। तो उसी की वजह से अगर आप सेंसिटिव, इफ़ आई वाज सेंसिटिव टू वुमेन्स इश्यूज़, इट इज़ बिकॉज़ कि मैंने अपनी मदर को हमेशा मार खाते हुए देखा। तो फिर ना आपके अंदर आ जाता है वो फेमिनिज़्म, चाहे आप फेमिनिस्ट फ़िलॉसफ़ी से इंट्रोड्यूस्ड नहीं हो, आपके अंदर नेचुरली वो चीज़ आ जाती है। अगर आप अपनी माताजी को देखते हैं उस हालत में, तो वो आ जाती है अंदर से वो चीज़। तो अभी फिर आपकी जो बुक आ रही है हुँ। उसका कुछ थीम बता सकती है? मैंने सुना कि उसमें आप कुछ हीरोज़ को सोशल लाइफ में जो रहे हैं राइट, उनके लिए। राइट। उसमें देखिए ये जो है ये एक विकसित भारत के थीम पर मैंने बुक लिखी है। विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया है कि 2047 में 100 साल हो जाएंगे आज़ादी को, तो उन्होंने एक विज़न हमें दिया है कि हम एक विकसित भारत बनाएं। लेकिन ये विकसित भारत कैसे बनेगा? तो मेरा जो एक मेन आर्ग्यूमेंट इस बुक में ये है कि विकसित भारत जो है वो सरकार की मेहरबानी से नहीं बनेगा, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेहरबानी से बनेगा। वो बनेगा जब हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो अपना बेस्ट एफर्ट कंट्रीब्यूट करेगा। इट विल रिक्वायर अ माइंडसेट शिफ्ट। चाहे हम हिंदू हो, चाहे हम मुसलमान हो, हम लोग ना गवर्नमेंट की तरफ नहीं देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करेगी तो फिर विकसित भारत बनेगा। ऐसा होता नहीं है। जितने भी ग्रेट नेशंस हैं, येस देयर इज़ अ लीडरशिप दैट इज़ रिक्वायर्ड। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट जस्ट हैज़ टू प्रोवाइड द लीडरशिप। बस वो समझदार को इशारा करना होता है, बाकी लोगों को खुद करना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं आपसे ये पूछने वाला था, मैंने सोचा था कि आपसे पूछूंगा कि 2020 के पहले की शैला रशीद और अभी वाली शैला रशीद में आप क्या अंतर देखती हैं। लेकिन आपको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि एक मेजर डिफरेंस जो आप में दिखता है बाहर से बैठ के अगर मैं देख रहा हूँ आपको तब और अब, वो ये दिखता है कि पहले आपका थॉट प्रोसेस ये था कि सरकार इस देश के लिए क्या नहीं कर रही, अब आपका थॉट प्रोसेस ये है कि एज अ नागरिक हम देश के लिए क्या नहीं कर रहे। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक दैट सम्स इट अप वेरी वेल। आगे इसके बाद आपकी कोई ऐसा टारगेट है कि अगले 1 आध साल में मुझे ये करना है? जी, मैं कई सारे विषय पे किताबें जो है अभी लिख रही हूँ। फॉर अभी एग्जांपल किताबें ही लिखेंगी आप? कुछ किताबें तो लिखनी पड़ेंगी क्योंकि नहीं तो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। फिर लोग जो है कोई भी उल्टा-पुल्टा मिस इन्फॉर्मेशन रख के कह देते हैं कि शैला रशीद ने तो ये बोला। नहीं भाई, मैंने ये नहीं बोला, ये फेक सोशल मीडिया पोस्ट है। मेरी किताब जो है इट विल बी अ स्टेटमेंट ऑफ माय पॉलिटिक्स, इट विल आपको बी अ आपको सोशल मीडिया पे जब गालियाँ पड़ती हैं उसका प्रेशर आता है आप पे? डेफिनेटली इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन यू, क्योंकि इससे आपका सेल्फ एस्टीम जो है वो डिस्ट्रॉय होता है। अगर कॉन्स्टेंटली जो है लोग नेगेटिव चीज़ें, गालियाँ, गलत चीज़ें लिख रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं आपके खिलाफ, तो पहले पहले आप बोलते हैं हाँ हाँ मेरे को तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट वैसा होता नहीं है। वी आर ह्यूमंस, वी हैव अ साइकी, और येस इससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इससे आपकी सेल्फ एस्टीम पे फ़र्क पड़ता है, और आपको कुछ भी बोलने से पहले ना फिर हेजिटेशन होगी, आपको डिसीजन लेने से पहले प्रॉब्लम होगी। मतलब आप यू स्टार्ट टू डाउट योर ओन डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। आपको लगता है मुझ में कुछ गलत है। जब आपको 3000 अकाउंट्स जो लिख रहे हैं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तो आपको जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि अच्छा ठीक, फिर मैं तो गलत ही हूँ, मैं तो कुछ सही डिसाइड कर ही नहीं सकती हूँ। तो येस, दिस सोशल मीडिया बिजनेस, दिस सोशल मीडिया अब्यूज़, इट हैज़ टू एंड, इट हैज़ टू बी। आप कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसकी वजह से आप सोई नहीं, रोई, ऐसा कुछ भी हुआ है? येस, येस डेफिनेटली, क्योंकि पीपल ऑन सोशल मीडिया पे लोग बहुत बदतमीज़ हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में नहीं होता। रियल वर्ल्ड में कभी, मैं आपको साफ बताऊं, मेरे को कभी इस तरह का कोई चीज़ फेस नहीं हुई, कोई हॉस्टिलिटी, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कोई बदतमीज़ी की हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ रियल वर्ल्ड में। लेकिन सोशल मीडिया पे तो कोई हद ही नहीं है लोगों की बदतमीज़ी की। तो वो जो है ना, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत में ना इन लोगों का भी थोड़ा इलाज करना पड़ेगा, ये जो सोशल मीडिया पे गालियाँ बकते रहते हैं। और इतनी आज़ादी से गाली देने हम्म, का मौका मिल रहा है फिर भी लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है और देश में तानाशाही सरकार चल रही है। मतलब अब इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए गाली देने की, वो मैं समझ नहीं पाता। नहीं नहीं, आज़ादी जो है, आज़ादी गाली देने की नहीं, आज़ादी चाहिए अपने आप को डेवलप करने की। क्या आपको अपने आप को फुली डेवलप करने की आज़ादी है? और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदुस्तान जो है सबसे सुपर पावर बनने के उसमें है, पोजीशन में नहीं। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी नीड टू फिक्स। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो है
कई पर्टिकुलर विचारधारा को ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ, नहीं, हमें सेल्फ क्रिटिसिज्म में भी जाना पड़ेगा, हमें सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी में भी जाना पड़ेगा। जैसे एक चीज़ जो हमें पहले तो बंद करनी पड़ेगी, जो हम जिस तरीके से अपने लड़कों को, अपने बेटों को, जिस तरह से हम उनकी अपब्रिंगिंग करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो गलत है ना सुशांत, कि इतने सारे स्टॉकिंग, रेप, मर्डर, इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे हैं, कैसे ब्रिंग अप कर रहे हैं हम लोग अपने बेटों को। ये एक बड़ा चेंज होना पड़ेगा। ये जो हमारी जो कास्टिस्ट सोच है या कम्युनल सोच है, इसको बदलना पड़ेगा। वी विल हैव टू थिंक ऑफ इंडियंस। मुझे ये नहीं सोचना है कि मैं मुस्लिम हूँ। येस, आई एम अ मुस्लिम, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ मुस्लिम, बट आई हैव टू थिंक एज एन इंडियन. I have to think for my community development, but at the same time I must think, and it is my right and it is my duty to think, how will India become great? लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि अभी हम बाबा साहब की भी बात कर रहे थे। बाबा साहब लिख के गए अपनी किताब में कि मुसलमान जो है वो अपनी कम्युनिटी के बारे में पहले सोचता है और फिर देश के बारे में सोचता है। We will have to build bridges. हमें जो है इंटरफेथ ब्रिजेस बिल्ड करने पड़ेंगे। आप देख रहे होंगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ये करना शुरू किया। देखिए, विदेश में मैं कई सारी कंट्रीज़ में गई हूँ, वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ पे इंटरफेथ फोरम्स होते हैं। वहाँ पे जूइश मुस्लिम इंटरफेथ काउंसिल या मुस्लिम क्रिश्चियन इंटरफेथ काउंसिल, वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे कम्युनिटीज़ दे कम टुगेदर, वो इंटरफेथ हारमनी के लिए काम करते हैं। अब देखिए, 20s की शहला और 30s की शहला में क्या डिफरेंस है कि 20s में आई वुड ओनली कंप्लेन कि हमारी कंट्री में कम्युनल हार्मनी नहीं है, हमारी कंट्री में ये नहीं है। 30s में आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, व्हाट स्टॉप्स अ शैला रशीद फ्रॉम बिल्डिंग एन इंटरफेथ फोरम? मैं ही एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकती हूँ, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हम इक्का दुक्का देख रहे हैं। जैसे इंडियन माइनॉरिटीज़ फाउंडेशन है, वो इंटरफेथ कार्यक्रम कर रहे हैं। वो रिलीजियस डिफरेंट वो उन्होंने 8-10 रिलीजियस लीडर्स को साथ में लाया। या ये जो सलमान चिश्ती जी हैं, जो चिश्ती फाउंडेशन अजमेर शरीफ वाली वो चलाते हैं, वो कई सारे इंटरफेथ ये कर। तो हमें ना, देखिए, फ़र्क यही आया है, फ़र्क मैंने कोई यू टर्न नहीं लिया है। फ़र्क ये है कि पहले आई वॉज स्टेटिंग द प्रॉब्लम, नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन। दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। और मुझे लगता है टॉप एंगल में आज ऊपर से देखकर आपका ये फ़र्क लोगों को समझ में आएगा, और जो आपने सल्यूशन की बात की वो लोगों को समझ में आएगा। और देखिए, मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि जो लोग ये कहते हैं कि आप बदल गई, तो एक ही चीज़ जो ज़िंदगी में कांस्टेंट है वो है चेंज। That's true. और अगर आपको कुछ अच्छा दिख रहा है और आप फिर भी नहीं बदल रहे, तो प्रॉब्लम उसमें है जो नहीं बदल रहा। That is right. प्रॉब्लम That's आप में right. नहीं है कि अगर आप बदल रही हैं। तो शैला, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई किताब के लिए भी, Thank you so much. और जो आप प्रयास कर रही हैं देश में कुछ बदलाव लाने का, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे Thank साथ you so जुड़ने के लिए। much. आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।